हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया यूनिट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनटीए ने फॉर्म्स रिलीज कर दिए, नोटिफिकेशन आ गया, आपने अप्लाई कर दिया, डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है कि 13 जून से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम्स होना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर यूनिट से एक एक टॉपिक उठाकर पढ़ाई करें, क्योंकि अब तो रिविजन का टाइम है। तो ये क्लास उन लोगों को हेल्प करेगा, उनके लिए बेनिफिशियल है जिन लोगों ने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है, बस वो अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल टच देना चाह रहे हैं, क्विक रिवीजन चाहते हैं अपनी अ, जो भी उन्होंने अभी तक पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है सिलेबस, अगर आपको पता ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो ये आपको बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं, फिर ये आपके मतलब का नहीं है। बाकी इकोनॉमिक्स का इतना भी टफ सिलेबस नहीं है। अगर आपने 11th 12th में कॉमर्स और वो बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, उसको थोड़ा बहुत जैसे आइसो क्वेंट, आइसो पोस्ट वगैरह वगैरह उन्होंने थोड़ा सा इंक्लूड किया है इसके अंदर पोर्शन। अदरवाइज सारा वही है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप अपने स्कूल में पढ़ कर आए हो। राइट, ग्रेजुएशन के लेवल का भी नहीं है जितना कि उन लोगों ने सिर्फ, हाँ जी, जितना सिर्फ क्लास 11 से आता है आपको। अभी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 में है, पहले हमारे टाइम पे वो क्लास 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था। तो यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स दो नाम है, एक है बिजनेस, एक है इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स बनता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आया क्या, इकोनॉमिक्स। तो हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या है, तो कॉन्सेप्ट एक स्टार्ट हो जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, आप इकोनॉमिक्स को क्या समझते हो, है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है एक, इकोनॉमिया। इकोनॉमिया का मीनिंग होता है हाउस होल्ड, या फिर आप बोल सकते हो हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ये आपको एमसीक्यू मिल जाता है कि इकोनॉमिया, या फिर इकोनॉमिया का मीनिंग क्या है, या इकोनॉमिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो आप बोलेंगे इकोनॉमिया एक ग्रीक वर्ड है जो कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है। इसका मतलब हमारे जैसे मम्मी पापा लोग हैं, हम लोगों ने घर में भी देखा। हाउस होल्ड मैनेजमेंट से कैसे रिलेट करोगे आप इसे, कि घर में भी देखा ना आपने कि एक बजट डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने ही बजट में हमें अपना खर्चा चलाना है, इस महीने का खर्चा डिसाइड हो गया। तो आपको चूज करना पड़ जाता है कि कहाँ खर्च करें ये पैसा, कौन सी चीजों पर ये पैसा हम खर्च करें और कौन सी चीजों को हम अवॉइड करें, कौन से खर्चों को, कौन सी जरूरतों को हम अवॉइड कर दें, या अवॉइड करने के बजाय हम पोस्टपोन कर दें, बाद में देखेंगे, अभी इतना ही बजट है, इस महीने ये चीज नहीं कर सकते हम, इस महीने हम इस चीज पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। राइट। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आप डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस कर रहे हो इकोनॉमिक्स को, या आपको फेस करना पड़ता है अपनी डेली लाइफ में भी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट से आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो। आपने इसका लिटरल मीनिंग देख लिया, अब इसकी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिसोर्सेज का आप जानते हो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। राइट। दूसरी बात, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा, हमारी वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स। राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक जमीन का टुकड़ा है, लैंड है आपके पास। अब आपके पास रिसोर्स है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है और ये लिमिटेड है। और ये लिमिटेड है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, जितनी जमीन आपके पास है उतनी है। अब आप इस पे क्या करेंगे, आप इस पे फार्मिंग कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। दूसरा, आप इस पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, या फिर आप इसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसे में घर बना सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं। ठीक है। अब फार्मिंग में भी आपको चॉइस मिलती है, आपको वीट लगाना है, आपको मस्टर्ड लगाना है। राइट। या वेजिटेबल्स चाहिए आपको, ये चॉइस आपको मिलती है और आपको ये सभी तो चाहिए। अब प्रॉब्लम वही है ना, रिसोर्सेज यानी कि लैंड लिमिटेड है, अल्टरनेटिव यूजेस, ये लैंड के यूजेस है, ये सब अल्टरनेटिव यूजेस है, बहुत सारे यूजेस, आप कहाँ यूज करोगे, कंफ्यूजन है।
क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है और आपको इतनी सारी ऑप्शंस मिल गए कि कहाँ यूज कर सकते हो आप इसको। अनलिमिटेड वॉन्ट्स, आपने डिसाइड कर लिया चलो फार्मिंग करेंगे बस, तो फार्मिंग में भी तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, आपको व्हीट भी चाहिए, मस्टर्ड भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, तो क्या कहाँ लेंगे और कहाँ नहीं रखेंगे, मतलब क्या चीज करोगे क्या नहीं करोगे, जरूरतें बहुत सारी है। अल्टरनेटिव यूजेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है यहाँ पे, आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ आ जाइए। देखिए तो हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो हम फेस कर रहे हैं उसको स्टडी करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स रिसोर्सेज है, और वही सब कि अल्टरनेटिव यूजेस हैं इनके, और अनलिमिटेड वांट्स है, हमें सब कुछ चाहिए, लालच का कोई अंत थोड़ी है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि कैसे इन स्केर्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से क्या समझते हैं आप, टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ समथिंग एट लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट या गेन लेना किसी में से, किसी रिसोर्स में से या जो भी है, आपको मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम गेन के साथ साथ आपको कॉस्ट को भी मिनिमम रखना है, उसको बोलेंगे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे कुशल उपयोग। ठीक है, वापस आ जाइए डेफिनेशन पे, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, यहां से देखिए, study of optimum utilization of the scarce resources in a manner such that the individual gain is maximized at the micro level and social gain is maximized at the macro level. Economics क्या है, study of optimum utilization of scarce resources in a manner such that individual gain is maximized at the micro level and social gain is maximized at the macro level. यहाँ समझ आया कि इंडिविजुअल है उसको अपना इंडिविजुअल गेन है मैक्सिमम मिले और साथ में सोसाइटी का भी बेनिफिट हो जाए, मतलब अपने भलाई के साथ साथ अपने फायदे के साथ साथ समाज की भी भलाई, मैक्सिमम गेन जो भी मिले उसमें से, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स। अब इसमें दो नाम आपको सुनने को मिलेंगे, एडम स्मिथ, दूसरा होता है मार्शल। एडम स्मिथ को क्यों इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरे हैं मार्शल, मार्शल ने क्या किया, इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब किया, उन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर है, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ये आपको क्वेश्चन भी मिल जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, एडम स्मिथ थे, या वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा, एडम स्मिथ ने लिखा, या आपको डेफिनेशन दे देंगे साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इकोनॉमिक्स को ऐसे डिफाइन किसने किया था, मार्शल ने किया था, राइट। अब देखिए हमने पढ़ लिया उधर माइक्रो मैक्रो का जिक्र आया, इधर देखिए माइक्रो की बात हो गई और ये मैक्रो की बात हो गई, तो हमें इसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ माइक्रो मैक्रो का वो प्रॉपर डिफरेंस होता है ना 6-7 पॉइंट का, वो नहीं करा रही हूँ, क्योंकि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स करके एक क्लास है जो क्लास 12 की है, उसमें मैंने ये कवर कराया, उसमें ये कवर कराया, पूरी क्लास देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास 12 का मैक्रो का टॉपिक है, आपको सिर्फ इसमें से डिफरेंस चाहिए माइक्रो वर्सेस मैक्रो जो है। अगर आपको वो भी नहीं देखना है तो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में मैं टॉपिक अलग से भी करा रही हूँ, वैसे आपको जरूरत है नहीं ज्यादा इसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में जो सीरीज है उसमें ये दोबारा से करा रही हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस है ना वो एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ, शुगर इंडस्ट्री का। शुगर इंडस्ट्री का पता है आपको क्या होता है, मैंने कहा शुगर इंडस्ट्री, शुगर प्रोड्यूसिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात नहीं हुई, जितनी भी शुगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं
शुगर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होंगी, वो सारे की सारी किस में आएंगी? शुगर इंडस्ट्री में आएंगी। सारे की सारी किस में आएंगी? शुगर इंडस्ट्री में आएंगी। जब हम शुगर इंडस्ट्री को पढ़ते हैं तो माइक्रो का चैप्टर है कि मैक्रो का टॉपिक है? ये माइक्रो का टॉपिक है। क्यों? हम किसको स्टडी कर रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हो आप। सिंगल प्रोडक्ट क्या है? शुगर है। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हो, वो शुगर को। इंडस्ट्री मैंने क्यों बोला? जितनी भी मिल्स है इंडिया में, जितनी भी मिल्स होंगी जो चीनी बना रही है, जो भी शुगर बना रही है, चीनी बनाने वाली मिल्स सारी की सारी क्या क्या लाएंगी? चीनी शुगर इंडस्ट्री सारी की सारी अलग अलग मिल्स लगा के रखी है, वो यहाँ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है। और उसके किसके अंदर गिना जाएगा उनको? मिल्स को शुगर इंडस्ट्री के अंदर। जब हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की, तो हम उसमें सारी शुगर मिल्स को कवर कर चुके होते हैं। सारे शुगर मिल्स उसके अंदर इंक्लूडेड है। सारे शुगर मिल्स की बात हो, जब शुगर इंडस्ट्री बोल दिया तो उसमें सब आ गए, राइट। लेकिन सिर्फ शुगर से रिलेटेड लोग आए, तो यहाँ पे बात किसकी हुई? सिंगल प्रोडक्ट की। इसीलिए क्या हुआ? माइक्रो का टॉपिक है ये। हमने एक ही प्रोडक्ट, सिर्फ एक आइटम क्या है? एक गुड है। कौन सी गुड है? शुगर है, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि सॉल्ट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन, तो इसमें क्या हो गया? इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है। सिंगल प्रोडक्ट है? नहीं, मोर देन वन प्रोडक्ट हो गया ये तो। ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमी, हमने इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी कर रहे हैं इसको। ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो ये क्या बन गया? मैक्रो का टॉपिक बन गया। ये क्या बन गया? मैक्रो का टॉपिक बन गया। हम इसको मैक्रो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या किया? हमने लगभग सबको स्टडी कर रहे हैं ना, हम सबको स्टडी कर रहे हैं। एक यूनिट की एक सिंगल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोल्ट की बात नहीं की आपने, सिर्फ सीमेंट की बात नहीं की, हमने लगभग सारे गुड्स की बात कर ली। तो ये मैक्रो का टॉपिक हो गया। अब यहां से आपको क्लियर हुआ कि जब शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो का टॉपिक है। वो शुगर इंडस्ट्री के नाम से ये मत समझ लेना कि एक से ज्यादा सेलर है इसलिए मैक्रो में चला जाएगा। नहीं, एक से ज्यादा सेलर भले ही है, लेकिन सबके सब क्या बना रहे हैं? शुगर ही बना रहे हैं, तो वो एक ही इंडस्ट्री है, तो वो माइक्रो का टॉपिक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ जी, फिर आपको जब मैंने बात कर ली है प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें आपको याद आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले लैंड। लैंड जो होती है वो नेचुरल रिसोर्स है, उसे बदले में क्या मिलेगा? लैंड यूज किया आपने, यूज करने के बदले में आप उसे क्या दोगे? रेंट दोगे। फिर है लेबर। लेबर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, आदमी काम कर रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्स को बदले में क्या मिलता है? वेजेस मिलते हैं। फिर एंटरप्राइज, या आप बोल सकते हो ओनर। ओनर ने रिस्क लिया, है ना, रिस्क लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो रिस्क के बदले में वो क्या करेगा? प्रॉफिट लेगा। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसके थ्रू आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को खड़ा करने के लिए, जब आप जो इन्वेस्टमेंट कर दिया ना आपने, वो मैन मेड रिसोर्सेज थे, कैश वगैरह जो भी आप लेकर आए स्टार्टिंग में, उसके बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप, उसके अंदर है पार्टनर्स कैपिटल। आपने देखा होगा हम पार्टनर्स की कैपिटल पे क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो वही बात है, कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ये सारे के सारे अलग अलग फैक्टर्स है, और इनको अपने जब आप ये फैक्टर्स यूज करते हो तो इनको रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, एंटरप्राइज को प्रॉफिट देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखिए, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब दो, पॉजिटिव है, एक है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव में वर्ड देखिए, नॉर्म, क्या क्या चीजें ध्यान में आती है? वैल्यूज, है ना, मोरल्स, प्रिंसिपल्स वगैरह, ये सब ध्यान में आता है। तो नॉर्मेटिव मतलब
चाहिए। नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव का कीवर्ड क्या होगा? होना चाहिए। क्या होना चाहिए था। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? क्या था, है, होगा। राइट। वट वॉज, पॉजिटिव कहता है वट वॉज क्या था, क्या है और क्या होगा, जबकि नॉर्मेटिव कहता है वट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हमारे पास्ट में थे या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में हो सकता है, उनके जो रिजल्ट होंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, वो उनकी बात करते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। जबकि हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं? डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज। इसमें क्या होता है? ओपिनियंस होता है इकोनॉमिस्ट के, किसी भी इकोनॉमिक इशू को लेकर अपने अपने ओपिनियंस दिए जाते हैं कि क्या होना चाहिए था, ये करते तो शायद ये नहीं होता, ये नहीं करते तो शायद ये नहीं होता। ये लोग सिर्फ आपको ओपिनियंस देते हैं, आपको सिर्फ ओपिनियंस देंगे अपने कि हमें क्या लगता है। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स की बात करता है कि क्या था, क्या है और क्या हो रहा है, क्या होगा इन फ्यूचर भी, क्या रिजल्ट निकलने वाला है इन इकोनॉमिक इश्यूज का। राइट। एक और बात, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिस्क्रिप्शन होता है, डिटेल्ड स्टडी होती है, और नॉर्मेटिव में प्रिस्क्रिप्शन होता है। आगे देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। आपने जो इकोनॉमिक्स स्टडी कर लिया है, अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसी इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिजनेस के अंदर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिजनेस में आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो उस नॉलेज को। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू बिजनेस प्रॉब्लम्स फेस बाय एंटरप्राइज। जो ऑनर बिजनेस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसके ऊपर वो अपने इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज है उसको अप्लाई करता है उन प्रॉब्लम्स में, तो आप उसको बोलोगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपने स्टडी कर ली, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने स्टडी की हुई नॉलेज को आपने अप्लाई कर दिया अपने बिजनेस में। बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैलेंजेस होते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, सबसे पहले मैंने बोला था लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब आपको सोचना पड़ता है कहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज किसे प्रोवाइड किए जाए, रिसोर्सेज को कहाँ यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल लैंड है तो आप इसको कहाँ यूज करें, इस पे फैक्ट्री बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ऑफिस या कोई और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज करें। राइट। आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन से डिपार्टमेंट में कितना लेबर फोर्स, कितना ह्यूमन रिसोर्स लगाना चाहिए, कहाँ पे आपको कितना नेचुरल रिसोर्स यूज करना है। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं, आपको चॉइस मिलती है, आपको चूज करना पड़ जाता है, वो एक कंफ्यूजन एक क्रिएट कर देता है। फिर चैलेंजेस में आपको मिलेंगे लेवल्स ऑफ स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज। ये थोड़ा डिटेल में देखा जाएगा। देखिए इन्वेंट्रीज, आप सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब समझिए। वर्किंग कैपिटल को हम WC से डिनोट करते हैं, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। राइट। तो WC मतलब जब अगर आपने इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रख ली है, इन्वेंट्री क्या होती है? फिनिश्ड गुड्स का कुछ स्टॉक है इन्वेंट्री में, अनफिनिश्ड रॉ मटेरियल, ये सब सामान आप गोदाम में रख लेते हो स्टोर में, कि जब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अचानक से, तो बाहर से कहाँ रॉ मटेरियल खरीदने जाओगे, कहाँ से आप गुड्स एक दिन में थोड़ी मैन्युफैक्चर कर दोगे। तो कैपेसिटी होती है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, कि पर डे कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, तो आप स्टॉक में रखते हो कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम यहाँ से सप्लाई कर देंगे। राइट। अगर मान लीजिए आपने इन्वेंट्री ज्यादा रख ली, इन्वेंट्री ज्यादा रख ली, अब क्या हो गया? इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अब जब तक वो सामान बिकेगा नहीं, जब तक सेल्स नहीं होगी, तब तक कैश नहीं आएगा, और कैश नहीं आएगा तब तक आप और रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते। इसके अलावा जब तक कैश नहीं होगा आप डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर कैश नहीं होगा तो आप उधार में सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। कस्टमर को क्या चाहिए? क्रेडिट पे सामान भी चाहिए, डिस्काउंट भी चाहिए, आप ये सब कर नहीं पाएंगे। और आपने क्या किया? अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट था कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो डेली डे टू डे प्रैक्टिस में आपको चाहिए, बिजनेस में रोज रोज चाहिए, तो आपने बहुत बड़ा अमाउंट फंसा के रख दिया इन्वेंट्री में, क्योंकि आपने हद से ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर कर ली, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा स्टॉक कर लिया, आपने अपना पैसा फंसा दिया। अब वो जब तक वो रियलाइज नहीं होगा, वहां से कैश नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है।
तो कस्टमर्स आपसे नाराज हो जाएंगे, आपने अपनी इन्वेंट्री को वेस्ट कर दिया। आप अब कल को कोई और अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। उस अपॉर्चुनिटी से आप उस अपॉर्चुनिटी को कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना बजट कहाँ लगा दिया, इन्वेंट्री को स्टॉक करने में। अब मान लीजिए आपने इन्वेंट्री कम रख ली, चलिए आपने इन्वेंट्री कम रखी ना के बराबर, कल को अचानक से आपके सामान की डिमांड मार्केट में बढ़ गई, मान लीजिए 10 टाइम्स हो गई, 10 टाइम्स डिमांड बढ़ गई है। आप एक दिन में तो मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते, फिर आपको रॉ मटेरियल भी खरीदना है। मान लीजिए आप रॉ मटेरियल खरीदने गए, वहां से रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज पड़ गई है, स्टॉक में भी सामान नहीं है, अब आप सामान दे नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा, कस्टमर्स आपके यहाँ से नाराज होकर चले जाएंगे। ये रहा कस्टमर, ये हो गया नाराज और ये जा रहा है वापस, नहीं लेगा आपसे सामान, कहीं और से ले लेगा, मार्केट में बहुत लोग है, तो क्या हो गया, ज्यादा ही नाराज है कस्टमर। तो क्या हो गया, आपकी सेल्स खत्म, आपकी इमेज मार्केट में खत्म, जो रेपुटेशन क्रिएट की थी चली गई इन्वेंट्री की वजह से। सिर्फ आप जब दुकान पे जाते हो सामान लेने, मान लीजिए जूता लेने जाते हो, चलिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, 6 नंबर का जूता लिया आपने, दुकानदार के पास क्या एक ही 6 नंबर का जूता है, नहीं, 6 नंबर के और भी बहुत सारे, कम से कम भी 15-20 होंगे सेम ही डिजाइन का, सेम ही शूज, कम से कम भी 10 शूज और होंगे उसके पास 6 नंबर में। आपने लिया, कोई और आ गया उसको भी दे देगा, तीसरा चौथा दे देगा। अगर उसने एक ही पीस रखा हुआ था, आपने ले लिया, कोई और आया उसको नहीं मिला, तीसरे को नहीं, लोगों को वापस जाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, एक वक्त के बाद लोगों को लगेगा ये सामान तो रखता नहीं है, इसके बाद जाकर टाइम वेस्ट क्यों करेगा, ये और से ले लेंगे, तो दोबारा कस्टमर आपके पास आएगा भी नहीं। यानी कि आपने इन्वेंट्री नहीं रखी तब भी कस्टमर नहीं आएगा, आपने इन्वेंट्री ज्यादा रख ली, हद से ज्यादा, तो क्या होगा, वो सामान पड़ा ही रहेगा। बहुत बारी चेंजेस हो जाते हैं डिमांड में, पैटर्न चेंजेस, ट्रेंड में चेंज हो जाता है, फिर वो सामान बर्बाद है क्योंकि अब नई डिमांड आ गई। तो इन्वेंट्री में पैसा फंसा के रखना भी गलत है। तो आपको क्या डिसीजन मिल प्रॉब्लम होती है कि आइडियल लेवल चूज करना पड़ता है, आइडियल लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करना होता है। अब आपको प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि भाई कितना इन्वेंट्री रखना सही रहेगा, ना कम रहेगा ना ज्यादा रहेगा, ये कैसे पता करेंगे आप। तीसरा चैलेंज है प्राइस फिक्सेशन। अगर आपने प्राइस ज्यादा रख लिया तो लोग आपसे डिमांड करेंगे ही नहीं, आपकी डिमांड्स खत्म तो आपकी सेल खत्म। अगर आपने प्राइस कम रखा तो आपकी डिमांड ज्यादा है, आपकी सेल्स ज्यादा है, लेकिन प्राइस ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट कम है, क्या फायदा है। तीसरा प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स। आप अपना बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, लास्ट में यही प्रॉब्लम आती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैलेंज यही है इकोनॉमिक्स में कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। मैंने पहले ही बोला रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। अब आपको कंफ्यूजन है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें कहाँ, तो इकोनॉमिक्स में ही आपको ये सब चैलेंजेस को डील करना पड़ता है। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अभी भी क्वेश्चन आया था, वो आपसे जैसे कि उन्होंने दे दिया सेल्स मैक्सिमाइजेशन किसने दिया था, तो बाउमोल ने दिया था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकोलसन एंड विलियमसन ने दिया था। सिक्योर प्रॉफिट्स की सिक्योरिटी चाइल्ड को चाहिए, जो कि है रोता हुआ चाइल्ड, रोथ्स चाइल्ड। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन किसका है, ग्रोथ किसको चाहिए, बाउमोल और मॉरिस को चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिस्क्रिप्शन बर्ले, गैलब्रेथ, विलियम्स। फिर सेटिस्फाइंग थ्योरी दिया था हर्बर्ट ने दिया था। ऊपर सेटिस्फैक्शन वॉक्सी ने भी दे दिया, फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन बाउमोल ने दे दिया, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दे दिया निकोलसन विलियमसन ने। इसका कोई और तरीका है नहीं, आपको ये याद करने पड़ेंगे। बहुत बारी एक ऑब्जेक्टिव दे देगा और पूछ लेगा किसने दिया था। मैं आपको फिर से बता दूं, इकोनॉमिक्स में जब उन्होंने सिलेबस दिया है एनटीए ने, उसमें अलग से एक लाइन दे रखी है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म। तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये अलग से उन्होंने डिफाइन किया है सिलेबस में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म। तो ये मैंने अपनी तरफ से एड ऑन नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने खुद से बोल दिया कि ऑब्जेक्टिव्स पढ़कर आओ, तो फिर ऑब्जेक्टिव्स पढ़कर आओ। अब हम आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पे। यूटिलिटी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूटिलिटी को कौन डिफाइन करता है, डिफाइंड बाय द कस्टमर हिमसेल्फ, डिफाइंड बाय द कस्टमर हिमसेल्फ in the terms of satisfaction
derived from consumption of units or commodity, derived from consumption of a commodity. तो यूटिलिटी में क्या है, डिफाइंड बाय द कस्टमर हिमसेल्फ इन द टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड। यूटिलिटी क्या है कि जैसे मैं कस्टमर हूँ तो मैं खुद से डिफाइन करूँ कि भाई मुझे फलानी चीज को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, राइट। यूटिलिटी का मतलब ही है सेटिस्फैक्शन जो मुझे किसी के यूनिट के कंजम्पशन से मिला है, और मैं इसे कोई और डिफाइन नहीं करेगा, यूटिलिटी को मैं खुद डिफाइन करूंगी, मुझे कितना कंजम्पशन करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, ये कोई और डिफाइन नहीं करेगा, ये कस्टमर खुद डिफाइन करेगा। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। फिर टोटल यूटिलिटी जिसको डिनोट करते हैं टीयू से, टीयू क्या होता है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी आपको मिला है उस कंजम्पशन से, उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी, एक और एडिशनल यूनिट, जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम करो, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी आपको मिली, एक सिंगल यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर दी, एक यूनिट कंजम्पशन बढ़ाया तो यूटिलिटी कितनी बढ़ी, तो वो जो चेंज है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, यानी कि ये पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। फिर आ जाइए इनिशियल यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहती है, पहली यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता पहली यूनिट कंज्यूम करते ही आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, नहीं, आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। जब आप कोई भी रैशनल कंज्यूमर कुछ कंज्यूम कर रहा है तो उसको कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है। आप बहुत प्यास लग रही है, आकर पानी पी रहे हो तो पहले गिलास से कुछ ना कुछ तो कंज्यूम, आपको यूटिलिटी मिला ही है कंजम्पशन के बाद, राइट। भूख लग रही है, आके खाना खाया, पहली रोटी से कुछ ना कुछ तो आपने कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन पाया ही है। तो इनिशियल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी से मिलती है आपको। जीरो यूटिलिटी, कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी मेक्स नो एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी। जीरो यूटिलिटी क्या है, जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो एडिशनल यूटिलिटी आपकी कुछ नहीं निकलती, आपको जीरो यूटिलिटी मिलती है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से, तो आप उसको जीरो यूटिलिटी कहेंगे। रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी टीयू एंड मार्जिनल यूटिलिटी एमयू। एमयू इज पॉजिटिव, टीयू इज इंक्रीजिंग, एमयू जीरो। ये सब हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ आ जाइए, ये देखिए, ये वाला जो है ये लाइन टीयू को डिनोट कर रही है और ये लाइन एमयू को डिनोट कर रही है। आप देखिए जब टीयू इंक्रीज हो रहा है, टीयू इंक्रीजेस, लेकिन कैसे, डिक्रीजिंग रेट के साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन गिरती हुई दर के साथ। क्यों, क्योंकि ऐसे है, ऐसे अगर वो इंक्रीजिंग रेट से होता तो इंक्रीजिंग रेट से तो ऐसे होता, लेकिन वो क्या है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो डिक्रीजिंग रेट है इधर उसका। तो डिक्रीजिंग रेट क्यों है, क्योंकि एमयू इज फॉलिंग, तो टीयू इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट, एमयू फॉलिंग। टीयू मैक्सिमम है तो एमयू जीरो है, और ये जीरो पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, वहां पे होता है पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पीवाईक्यू आया था, पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या होता है, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, एमयू इक्वल टू जीरो है, वो है पॉइंट ऑफ सेटाइटी। फिर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चली गई तो उसने क्या कर दिया, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, टीयू ने गिरना शुरू कर दिया। चलिए दोबारा से देखिए, उसने बोला एमयू पॉजिटिव है, टीयू इंक्रीज हो रहा है, एमयू जीरो है, टीयू मैक्सिमम है, एमयू नेगेटिव, टीयू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग एमयू, एमयू गिर रहा है शुरू में, जब एमयू गिर रहा है तो टीयू क्या कर रहा है, टीयू इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट। ये खत्म। अब आइए ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल दिया था हिग्स एंड हेलन ने,
ऑर्डिनल किसने दिया था? हिक्स ने। हिक्स ने क्या बोला भाई? कंपेयर करके बता दो। नंबर्स की क्या जरूरत है, कंपेयर बताओ। आप बताओ पहली यूनिट कंज्यूम की आपने, दूसरी यूनिट कंज्यूम की, कौन से में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या फिर आपको कौन सी यूनिट्स को, कौन सी क्वांटिटी को कंज्यूम करने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कौन से में कम मिल रहा है। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इसने कहा आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को। इंडिफरेंस कर्व भी इसी की देन है। हिक्स एंड एलन ने ही इंडिफरेंस कर्व दिया था। तो अजम्पशंस क्या थी कि कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? कोई आपको दे रहा है 20 रुपए किलो टमाटर, कोई आपको दे रहा है 100 रुपए किलो टमाटर। रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? 20 रुपए किलो वाले टमाटर खरीदेगा, यानी कि कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी अगर आप मिल रही है तो आप वही खरीदेंगे, इसीलिए आप रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल कंज्यूमर लॉजिकल वे में सोचेगा। नॉन सटाइटी, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होती। मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होती, आपको हमेशा कुछ न कुछ यूटिलिटी मिलती है। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे उसमें बताया गया था पॉइंट ऑफ सटाइटी पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, इसमें नॉन सटाइटी जीरो कभी नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा, जीरो कभी नहीं रहेगा। फिर इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है MRS, वो हमेशा डिक्रीजिंग होती है। डिक्रीजिंग होती है इसीलिए कन्वेक्स आईसी जो है वो कन्वेक्स होता है, क्योंकि डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से ही। ये क्या होता है हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ो। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया? मार्शल ने दिया था। यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज मेजरेबल, यानी कि नंबर्स में मेजर कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कार्डिनल नंबर्स में गिनता है। ऑर्डिनल ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डिनल ऑर्डर में बताओ ज्यादा कि कम, कंपेयर करके बता दो ऑर्डर में। पहले वाला अच्छा था कि अभी वाला कॉम्बिनेशन अच्छा है, कंपेयर करेगा। ऑर्डिनल दिया था हिक्स ने, उसने कहा था नंबर्स में काउंट मत करो, कंपेयर कर दो, ऑर्डर में बता दो। कार्डिनल ने में बोला मार्शल ने क्या बोला? नंबर्स में बताओ सीधा सीधा कि आपको 10 यूटिल्स मिले, 20 यूटिल्स मिले। यूटिलिटी को हमेशा यूटिल्स में मेजर करते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? यूटिल्स होते हैं। जैसे वेट को किलो में देखते हो, डिस्टेंस को किलोमीटर में, ऐसे यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो कितने यूटिल्स मिले ये बता दो कार्डिनल में। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। प्राइस चेंज में होने वाला इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को इग्नोर करता है। ये फर्क नहीं करता है कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज में क्या डिफरेंस है। ये कार्डिनल यूटिलिटी का लिमिटेशन है, इसका डिमेरिट है। क्रिटिसाइज करते हैं इसी बात पे। फिर अजम्पशंस क्या थे कार्डिनल के? रैशनल कंज्यूमर है, लॉजिकल सोचेगा। यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिलिटी को नंबर से मेजर कर सकते हैं। फिर MUM कांस्टेंट। MUM क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो हमेशा कांस्टेंट है, ये इसकी अजम्पशन है। नेक्स्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? कहाँ पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा कि भाई ना इससे ज्यादा कंज्यूम करना ना इससे कम करना है, बस यहीं पे खुश हूं मैं। कब? जब उसकी इनकम और मार्केट प्राइस दे रखी है, दिए गए मार्केट प्राइस और इनकम में वो अपने एक्सपेंडिचर को ऐसे प्लान करता है कि वो ये मैक्सिमाइजेस टोटल सेटिस्फेक्शन, कि अपने टोटल सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन ले पाता है। तो वो कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। इसकी अजम्पशंस होती हैं कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में, 1 2 3 4 में मेजर किया जा सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि MUM कांस्टेंट है, कर दिया कांस्टेंट। लार्ज लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड। लॉ है जो मार्जिनल यूटिलिटी का वो होल्ड्स गुड, मतलब वो अप्लाई होता है लॉ, तो ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब ये तो रैशनल कंज्यूमर रैशनल है, लॉजिकल वे में सोचेगा। वन कमोडिटी में कैसे होगा वो? वन कमोडिटी में यहाँ जैसे ये प्राइस दे रखा है और यहाँ वो P इक्वल टू MUM हो गया, और यहाँ उसका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। और ऊपर वाला क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस हो गया। कंज्यूमर सरप्लस हो गया। सिंगल कमोडिटी के केस में ऐसे इक्विलिब्रियम आएगा। अगर दो कमोडिटीज है तो एक कमोडिटी को यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरी कमोडिटी को यहाँ कर रहे हैं, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इनके यूटिलिटीज, जहां दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। राइट? दूसरा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में कहा होगा वो? ऑर्डिनल में कहा होगा? ऑर्डिनल अप्रोच ये रहा।
ऑर्डिनल में कहाँ होगा, एक ये ग्राफ बना, ये बन गया बजट लाइन, और बजट लाइन से जहां इंडिफरेंस कर्व टच करेगा वहां वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये बजट लाइन थी, प्राइस लाइन बोल सकते हो इसको, और ये आईसी कर्व था। अब आ जाइए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आप ग्रोसन्स फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हो। जब ये फर्स्ट लॉ है तो सेकंड लॉ कौन सा होगा, ग्रोसन्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे वापस आइए। इसको किस नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या कहता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जब आप अपना कंजम्पशन बढ़ाते चले जाते हो, जब कंजम्पशन बढ़ाते चले जाते हो, मोर एंड मोर यूनिट्स, आप एक ही कमोडिटी की और से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते चले जाओगे, तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरता चला जाएगा। हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम हो जाएगा। हर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से पहले से ज्यादा कम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला जाएगा। अब इसके कुछ अजम्पशंस है कि आप सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जांपल आप ग्लास वाटर की बात करोगे, तो पानी है उसको आप कम से कम भी एक ग्लास वाटर आप क्या से कंज्यूम करोगे, एक ग्लास वाटर। अगर आप चाय की बात करोगे या टी की, तो आप क्या कहेंगे कि एक कप टी, 1 कप टी। ऐसा नहीं है, आप ये कहेंगे कि पानी को कैसे 1 स्पून में, कि 1 स्पून वाटर आप एक बार 1 चम्मच पी रहे हैं, दोबारा 2 चम्मच पी रहे हैं, 3, ऐसे नहीं, 1 गिलास पानी पीना है। जब चाय की बात हो तो 1 कप चाय पीनी है, तो स्टैंडर्ड होना चाहिए यूनिट का। ऐसा नहीं है आप ऐसे ही अपने हिसाब से चम्मच से नापना शुरू कर दोगे, नहीं। फिर कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, कि 1 गिलास पानी अभी पिया, 1 गिलास 2 घंटे बाद पिया, 1 गिलास 3 घंटे बाद पिया, ऐसा नहीं है। वो कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करना है आपको, 1 गिलास खत्म, दूसरा गिलास पीना, तीसरा तो आपको एक के बाद एक पीना है। ऐसा नहीं है आप एक के बाद ब्रेक लोगे फिर दूसरा गिलास पियोगे, फिर ब्रेक लोगे फिर तीसरा, नहीं, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, रुकना नहीं है बीच में। फिर आइए वापस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे। ग्रोसन सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोला जाता है, और इसमें कब होता है इक्विलिब्रियम, MUX डिवाइडेड बाय PX MUY डिवाइडेड बाय PY इक्वल टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने पढ़ लिया और कार्डिनल को पढ़ लिया। अब आप आएंगे ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या था, कार्डिनल किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। ऑर्डिनल किसने दिया था, हिक्स ने, राइट, प्रोफेसर हिक्स ने दिया था। उसने क्या कहा था, मेजर नहीं कर सकते, ऑर्डर में बताओ, ऑर्डर में या कंपेयर कर दो। और एक और बात, इसमें कभी भी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे उसमें 0 थी, इसमें कभी भी यूटिलिटी 0 नहीं होगी। चले आगे, स्टार्ट करो। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व, अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कर्व, एक कर्व होता है जो कि क्या दिखाता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे जितना सेटिस्फैक्शन, इस कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने में भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हर एक पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यानी कि कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन, और कंज्यूमर किसी एक को प्रैक्टिस की भाई नहीं मुझे 4 यूनिट नहीं, उसके लिए सारे इक्वल है, उसको सिर्फ अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम रखना है, तो उसको ऐसा नहीं है किसी एक कॉम्बिनेशन को फेवर कर रहा है, नहीं, उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और उसके लिए सारे के सारे कॉम्बिनेशंस इक्वल ही हैं, वो किसी एक कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, हायर आई से हायर सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक यहाँ पे इतना कंज्यूम कर रहा है, यहाँ इतना कंज्यूम करेगा, तीसरे पे इतना कंज्यूम करेगा, तो ज्यादा कंजम्पशन ज्यादा सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर चाहेगा ना उसे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिले, राइट, उसको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिले कंजम्पशन के लिए, तो जितना ऊपर हायर आईसी उतना हायर सेटिस्फैक्शन। नेगेटिव स्लोप होती है हमेशा आईसी की, क्या है, नेगेटिव स्लोप होती है। ऐसे क्यों होती है नेगेटिव स्लोप, क्योंकि एक टाइम पर अगर उसे गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो उसे वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, वाई का कंजम्पशन कम करेगा तब जाकर एक्स का कंजम्पशन बढ़ा सकता है। एक साथ वो दोनों गुड्स का कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकता है। नेगेटिव स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप का मतलब यही है कि दूसरे
एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए उसे दूसरे गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। फिर है उसने बोला कन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन से कन्वेक्स क्यों होता है, ये कन्वेक्स शेप है, कनकेव ये होता है, कनकेव, कन्वेक्स ये होता है। कन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के लिए वो पहले से कम यूनिट सेक्रीफाइस करेगा वाई की, वो वाई की पहले से कम यूनिट सेक्रीफाइस करेगा। ये है हमारा ग्राफ, ये देखिए पहले एक्स की इतनी सेक्रीफाइस कर रहा था, हर एडिशनल यूनिट के लिए पहले से कम सेक्रीफाइस करेगा। इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इतना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ाया एक्स का, ये देखिए, लेकिन वाई का कितना सेक्रीफाइस किया, सिर्फ इतना सा, वाई का सिर्फ इतना सा सेक्रीफाइस किया, गेन ज्यादा किया है, सेक्रीफाइस कम किया, राइट। हर एडिशनल यूनिट के साथ उसका गेन ज्यादा होगा लेकिन सेक्रीफाइस कम होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाई है, ये गुड एक्स है, पहले इसकी वो क्या कर रहा था, इसकी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, यहाँ उसने 10 यूनिट कर रहा था वाई की, तो उसने क्या किया, पहले इसके लिए 6 यूनिट्स, 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस कितने का हुआ, 4 का, गेन कितना का हुआ, 1 का। फिर उसने क्या किया, अब वो इसके लिए और भी कम सेक्रीफाइस करेगा, उसने बोला कि 4, यानी कि वो इसके लिए 2 सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि 1 यूनिट के लिए 2 का सेक्रीफाइस। फिर आगे जाकर उसने क्या किया, 3, यानी कि अब 1 का सेक्रीफाइस, 1 यूनिट कंज्यूम करने के लिए 1 का सेक्रीफाइस। तो कहने का मतलब है हर एडिशनल यूनिट के गेन के लिए, हर एडिशनल कंजम्पशन के लिए वो पहले से कम यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले उसने 1 यूनिट के लिए 4 यूनिट वाई के दे दिए, 1 यूनिट एक्स का लेने के लिए उसने 2 यूनिट वाई के दे दिए, 1 यूनिट एक्स का लेने के लिए फिर 1 ही यूनिट वाई का दिया, और आगे वो देगा भी नहीं वाई का। क्यों, जैसे जैसे वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की गिरती जा रही है, और जैसे जैसे वाई का कंजम्पशन गिरता जा रहा है इसकी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। जिस चीज का ज्यादा कंजम्पशन करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी, जिस चीज का कंजम्पशन कम करोगे, कम चीज मिलेगी कंज्यूम करने को, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी वैल्यू आपकी नजरों में बढ़ जाएगी। जो चीज आपको ज्यादा मिल जाती है आपकी नजरों में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कोई चीज या कोई इंसान मिल जाता है तो आपकी नजरों में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, राइट। और जब आपको कोई चीज कम मिलती है ना, जब पहले से कम मिलना शुरू हो जाती है, पहले 10 यूनिट मिल रही थी, फिर 6 मिली, फिर 4 यूनिट, फिर 3 ही यूनिट मिल रही है, अब आप क्या कहेंगे, नहीं मुझे तो ये ही कंज्यूम करनी है। अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि कोई चीज कम मिलती है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, कोई चीज ज्यादा कंज्यूम कर ली आपने, आपकी नजरों में उसकी वैल्यू कम हो गई। फिर एक और पॉइंट है, उसने बोला नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये देखिए कन्वेक्स के नीचे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चलिए IC1, IC2, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। डेफिनेशन क्या कहती है, एक IC पर जितने भी पॉइंट होंगे वो एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, तो A पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन B के इक्वल है, लेकिन इस पे भी है, IC2 पे भी A है ना, तो A इक्वल टू C भी है, IC2 पे A से जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है C से भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि A है वो दोनों पे है, A है वो B पे भी है, IC2 पे भी A एंड B है, IC1 पे भी A एंड C है। कितना क्लियर हुआ। तो अभी इन दोनों इक्वेशन से क्या सोल्व हो जाता है कि B इक्वल टू सी, और B इक्वल टू सी कब हो सकता है, B तो अलग है, C अलग है, B और C तभी इक्वल हो सकता है जब ये दोनों एक ही IC पे हैं। इनसे सेम सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकता है जब ये दोनों एक IC पे है, इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे बल्कि एक ही पे IC पे है दोनों के दोनों पॉइंट्स, इसीलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करते IC कर। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो कोइंसाइड ही कर गए, राइट, वो अलग अलग नहीं है, फिर कोइंसाइड ही कर रहे हैं। कोई भी IC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। IC डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्यों नहीं टच करेंगे एक्स, मान लीजिए एक्स को टच कर दिया तो क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 0 हो गया, राइट। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। IC क्या कहता है, 2 गुड्स का कंजम्पशन करना है, 2 गुड्स तो है ही नहीं, एक्स तो 0 हो गया, सारा का सारा कंजम्पशन वाई का हो गया, तो ये तो डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है। अब मान लीजिए वाई को
तो दो गुड्स की बात हुई थी, वाई तो जीरो हो गया ना, वाई जीरो हो गया तो एक्स का ही कंजम्पशन है, वाई का तो है ही नहीं, तो यहाँ पे भी दो गुड्स वाली थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही कि आईसी कर्व में दो गुड्स के कंजम्पशन की बात की गई। अब देखिए एक्स, अच्छा ठीक है, आपने आईसी की शेप्स देख ली। अब मान लीजिए आईसी की शेप स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है, स्ट्रेट लाइन आईसी कब होता है, ये कभी कभी मिलते हैं ये शेप्स, आपको हमेशा नहीं मिलते हैं, राइट। तो हम इसीलिए इनको कम ही कंसीडर करते हैं। आईसी की स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है, दो गुड्स है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है फॉर ईच अदर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आईसी की स्ट्रेट लाइन आईसी कब होता है, जब दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। राइट एंगल्ड आईसी कब होता है, राइट एंगल्ड आईसी जब गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि एमआरएस है परफेक्ट, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एमआरएस जीरो होता है, एमआरएस जीरो होता है। तो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब सब्स्टिट्यूट है। राइट एंगल्ड कब होगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री है। राइट एंगल जब कॉम्प्लीमेंट्री है, स्ट्रेट लाइन जब सब्स्टिट्यूट है। यहां तक हो गया। आगे देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस यानी कि स्लोप ऑफ आईसी, amount of good Y which a consumer is willing to sacrifice for one more unit of good X. गुड X के कंजम्पशन के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए जितना भी गुड Y का आप सेक्रीफाइस करते हो जिस रेट पे, उस रेट को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप एक एडिशनल यूनिट गुड X का कंज्यूम करने के लिए आप जिस रेट पर गुड वाई को सेक्रीफाइस करते हो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको कैसे, इसकी क्या कैसे निकाला जाता है, इसको लॉस ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ गुड एक्स, लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, जब गुड एक्स की बहुत सारी यूनिट्स कंज्यूम करता हुआ चला जाता है तो ही विल बी willing to give up less and less units of good Y, तो गुड Y का सेक्रीफाइस कम होता चला जाता है हर एडिशनल यूनिट के साथ। गुड X की हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के साथ वो गुड Y की पहले से कम यूनिट सेक्रीफाइस करता है, हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के लिए वो गुड Y की पहले से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना चाहेगा। अब वो गुड Y के यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना नहीं चाहेगा, उसके लिए गुड वाई की कीमत बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है गुड एक्स एंड वाई की, वो हमेशा फॉलिंग होती है, बट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेनिंग द सेम। ये गिर रही होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो हमेशा पहले से कम सेक्रीफाइस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम ही रहता है, क्योंकि आईसी के हर एक पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। आईसीसी कर्व, ICC income consumption curve, a curve showing the effect of change in income on the equilibrium of consumer। इनकम में चेंज होने से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पर क्या चेंज हुआ है, क्या इफेक्ट पड़ा है, वो कौन दिखाता है, आईसीसी कर्व। स्लोप ऑफ आईसीसी क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के लिए स्लोप ऑफ आईसीसी पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स के लिए स्लोप ऑफ आईसीसी नेगेटिव होता है। कैसे होता है ये देखिए, मान लीजिए ये वाली थी बजट लाइन और ये वाला था आपका आईसी, ये वाली थी बजट लाइन, ये वाला था आईसी, फिर चेंज हो गई बजट लाइन, फिर चेंज हो गया आईसी। अब आप पहले से ज्यादा दे सकते हो। ये तीन अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए, पहले ये वाला था IC1, फिर IC2 आ गया, फिर IC3 आ गया, क्योंकि इनकम बढ़ गई। पहले इनकम इतनी बढ़ी तो उसका आईसी कर्व भी शिफ्ट कर गया और बजट लाइन भी, फिर इनकम इतनी बढ़ गई तो ये हुआ। अब कौन सी लाइन होगी इसके अंदर, जो आपको आईसीसी की लाइन कौन सी है, इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन कर दो, ये जो लाइन है ये है आईसीसी बोलेंगे इस लाइन को, इस लाइन को आईसीसी बोलेंगे। ये लाइन क्या दिखा रही है कि इनकम में चेंज होने से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम में क्या क्या चेंज हो गया है। स्लोप ऑफ आईसीसी नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव रहेगी, ये देखिए इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव होगी। तो ये भूलना मत। आपने पढ़ लिया यूटिलिटी, आपने कंज्यूमर्स को पढ़ लिया, आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, आपको पता है आईसी क्या होता है, आईसी कर्व क्या होता है आपको पता है। अब आप आ जाइए थ्योरी ऑफ डिमांड पर। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होगा, चलिए सबसे पहले डिमांड को पढ़ लेते हैं, फिर हम थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे।
डिमांड क्या है? रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो डिमांड क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो डिफरेंट क्वांटिटीज कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, फॉर एग्जाम्पल प्राइस, इधर है आपकी क्वांटिटी। जब प्राइस था 10 रुपए, आप खरीद रहे थे 5 यूनिट। जब प्राइस हुआ 8 रुपए, आपने खरीदी 6 यूनिट। जब प्राइस हुआ 5 रुपए, आपने खरीदे कितने? 8 यूनिट्स। तो इन शॉर्ट, जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आप डिफरेंट यूनिट्स आप खरीदने के लिए रेडी हैं कि 10 रुपए दो लोगे तो 5 यूनिट खरीदेंगे, अगर 8 रुपए में मानोगे तो 6 यूनिट खरीद लेंगे, 5 रुपए में दोगे तो 8 यूनिट खरीद लेंगे। यानी कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज खरीदने को रेडी है कंज्यूमर, उसको बोलेंगे हम डिमांड। और इसके 3 एलिमेंट्स है। एक तो डिजायर, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, मन होना चाहिए कि खरीदना भी है। दूसरी बात परचेजिंग पावर, पैसे भी होने चाहिए जेब में। बिना पैसे के अगर BMW के सपने देख रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, वो डिमांड में काउंट नहीं होगा। आप डिमांड नहीं कर रहे, फिर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो। परचेजिंग पावर होना जरूरी है। फिर विलिंगनेस टू स्पेंड होनी चाहिए, आपके पास जो पैसा है उसको खर्च करने का मन भी होना चाहिए, कंजूस नहीं। आपकी इच्छा है, आपके पास परचेजिंग पावर है और आप करना भी चाहते हो खर्च, तब जाके आप एक डिमांड को क्रिएट करते हो। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट दैट प्राइस। एट दैट प्राइस क्या होगी भाई? 20 रुपए में 1 दर्जन केला खरीदना, 1 दर्जन बनाना ही आता है और तो क्या आता है डजन में। या फिर 40 रुपए में 1 kg ग्रेप्स खरीदना। तो ये क्या बोल दिया आपने? क्वांटिटी डिमांडेड। पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप खरीदने को रेडी हो, आप परचेज कर रहे हो, आप परचेज करने वाले, तो आपको उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्वांटिटी डिमांडेड होगी। जबकि डिमांड में क्या होता है? डिफरेंट क्वांटिटीज डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। अब डिमांड शेड्यूल क्या होगा? ये जो डिमांड था यहाँ जो दिखाया था, इसको जब आप टेबल में दे दिया आपने ऐसे करके, तो ये जो टेबल है ये डिमांड को दिखा रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? डिमांड शेड्यूल। और जब ग्राफ से इसको दिखा देंगे, शो कर देंगे कि भाई इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस पर इतनी, तो ये क्या हो जाएगा? डिमांड कर्व हो जाएगा। वही ए टेबल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, वो क्या होता है? डिमांड शेड्यूल होता है। और डिमांड कर्व क्या होता है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को डायग्राम में प्रेजेंट कर देना डिमांड कर्व बोलते हैं। फिर आ जाइए सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज्ड फॉर यूज। गुड्स कैन बी इंटरचेंज्ड फॉर यूज, जैसे टी एंड कॉफी। टी के प्राइस बढ़ गए, आप क्या कहेंगे कि कॉफी से भी काम चला लेंगे, तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो गई, है ना। टी का प्राइस कम हो गया तो लोग क्या करेंगे? कॉफी नहीं खरीदेंगे, अब टी खरीद लेंगे, तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। चाय के भाव गिरे, कॉफी की डिमांड गिर गई। चाय के भाव बढ़ गए, कॉफी की डिमांड बढ़ गई। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? पेन और जो मिलकर एक डिमांड को पूरा करते हैं। आपने पेन खरीद लिया, बिना इंक के क्या करोगे? तो पेन की डिमांड कर रहे हो तो इनकम की भी डिमांड करनी पड़ेगी। आप पेन खरीदोगे तो इनकम भी सॉरी इंक भी खरीदना पड़ेगा। आपने ब्रेड खरीद लिया तो बटर भी खरीदना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए आलू पराठा इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं उसके साथ चाय पसंद करती हूँ, तो चाय की डिमांड अराइज होगी। अगर मैंने पराठा लिया तो मुझे चाय भी लेनी पड़ेगी, राइट। यानी कि सिर्फ आलू पराठा खाना था लेकिन चाय की डिमांड उसके साथ आ गई, क्योंकि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कुछ लोगों के लिए ब्रेड बटर होता है, ब्रेड खरीदते हैं तो उनको बटर भी खरीदना पड़ता है, भले ही बटर का प्राइस बढ़ गया हो, लेकिन ब्रेड खरीदा है तो बटर भी खरीदेंगे। आप आ जाइए नॉर्मल गुड्स पे। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ जाएगी नॉर्मल गुड्स में। इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि अब ये लोग क्या कहेंगे, हम नॉर्मल गुड खरीदेंगे। इंफीरियर क्या होता है, चीप क्वालिटी का, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बाजरा, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो बाजरा या कोर्स ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन कल उनको इनकम अगर उनकी बढ़ जाती है, वो लोग कहाँ जाएंगे, वीट कंज्यूम करेंगे। वो लोग वीट कंज्यूम करेंगे, यानी कि नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करेंगे, इंफीरियर गुड्स को छोड़ देंगे। जब इनकम कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, अब बजट में नहीं आ रही इनकम, क्योंकि इनकम गिर गई ना, तो नॉर्मल गुड्स महंगी लग रही है, तो क्या करेंगे, इंफीरियर गुड्स पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो नॉर्मल गुड्स है, इनकम के बढ़ने पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, इनकम के बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट जाती है। अब आ जाइए लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस और कमोडिटी जो क्वांटिटी है उसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी गिरेगी, डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसके अजम्पशंस क्या होते हैं, प्राइस इज द ओनली वेरिएबल, सिर्फ प्राइस में चेंज होने से डिमांड चेंज हो रहा है और कोई वेरिएबल में चेंज नहीं हो रहा है। शॉर्ट रन में, सिर्फ शॉर्ट रन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होगा, या तो सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हो जाएंगे, या हमारी इनकम बढ़ जाएगी, या एक्सपेक्टेशन या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वगैरह, ये सारे फैक्टर्स काम कर जाएंगे। दूसरी बात, नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी कि ये एक प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है, नहीं, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। नेगेटिव स्लोप का यही कहना है। फिर रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डाउनवर्ड क्यों होता है डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती चली जाती है, राइट। अब जब ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आपको लगता है कि ये चीज उतनी भी वैल्यूएबल नहीं है, इससे मुझे उतना भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जितना मुझे पहले मिल रहा है। तो अब जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ाओगे, जैसे जैसे इसका कंजम्पशन बढ़ाओगे, आपको उससे यूटिलिटी कम मिलेगी, आप उसके लिए कम पैसा देना चाहोगे। इसीलिए प्राइस के बढ़ने पर आप उसके लिए उतना पैसा खर्च करके खुश नहीं हो, क्योंकि अब आपको वो अब वो उसको उतना यूजफुल नहीं लग रहा है वो आपको। अब आपको लग रहा है कि नहीं, ये इतना भी लेवल नहीं है इस गुड का, इस कमोडिटी का, कि मैं इसके लिए इतना पैसा दूं, क्योंकि अब आप उसको कंज्यूम कर चुके हो, आपके लिए उसकी यूटिलिटी कम हो गई है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव रहती है। इनकम इफेक्ट, नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स, पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स। इनकम इफेक्ट की वजह से आपकी इनकम चेंज होता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो क्या होता है, आप नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, इसीलिए आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देते हो, राइट। प्राइस गिर गया किसी चीज का, ये प्राइस और डिमांड से कर लेते हैं इनकम, ये वाई से हम इनकम की बात कर रहे हैं। पहले 10 रुपए था, 5 यूनिट खरीद रहे थे, आपकी इनकम थी 50 रुपए, अभी भी इनकम 50 रुपए ही है, लेकिन प्राइस कितना है, 5 रुपए हो गया, तो अब आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, 10 यूनिट खरीद सकते हो आराम से। यानी कि प्राइस में चेंज होने से आपकी रियल इनकम में फर्क पड़ता है, आपकी जो रियल इनकम बच रही है ना, आपके पास असली में जो इनकम है उसमें फर्क पड़ रहा है, अब आप उसी इनकम में ज्यादा यूनिट्स खरीद पाओगे। तो इसीलिए ये इनकम इफेक्ट की वजह से भी आप कम प्राइस पर ज्यादा डिमांड कर पा रहे हो, क्योंकि अब आपकी इनकम, उसी इनकम में आप पहले से ज्यादा अफोर्ड कर पा रहे हो। दूसरी बात, इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स के लिए, पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स के लिए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि आपके पास जो गुड्स है उसकी कीमत बढ़ गई है, मान लीजिए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि आप टी की अगर प्राइस कम हो गया है, टी का प्राइस कम हो गया, तो आप क्या करेंगे, कॉफी को छोड़ करके आप टी कंज्यूम करना शुरू कर दोगे, राइट। आपके पास, एक सेकेंड, हाँ जी, टी है, कॉफी है, 10 रुपए में चाय मिलती है, 20 रुपए में कॉफी मिलती है। चाय वालों ने क्या बोला कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना कर रहे हैं, 22 रुपए कर रहे हैं, तो क्या लोग हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस तो इंक्रीज हो गया, चाय का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो लोग क्या करेंगे, चाय को छोड़कर कॉफी पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये 20 रुपए की मिल रही है, ये सस्ती है उसके कंपैरिजन में, तो इसकी डिमांड तो इंक्रीज हो गई, लेकिन टी के केस में डिमांड कम हो गई।
यानी कि ज्यादा प्राइस पर कम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से वो कॉफी पे शिफ्ट हो गया। अब उनको चाय की जरूरत नहीं है, वो लोग कॉफी कंज्यूम कर लेंगे। आप अपना चाय रखो अपने पास। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो लोग कोई और सब्स्टिट्यूट कोई यूज करना शुरू कर देंगे और आपके सामान की डिमांड कम हो जाएगी। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो और भी लोग जो अभी तक उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे वो लोग भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी तक इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, जो लोग अभी तक इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, अब वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं नॉर्मल गुड्स को, क्योंकि प्राइस कम हो गया है ना। कमोडिटीज के प्राइस कम हो गए हैं, वो इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, वो कह रहे हैं हम क्यों इंफीरियर को कंज्यूम करेंगे, हम भी नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, अब हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो कंज्यूम नहीं कर पाए थे वो लोग भी आ गए। ऐसे करके प्राइस में थोड़ा सा चेंज, लेकिन डिमांड में बहुत सारा चेंज आ गया है, क्योंकि नए कंज्यूमर्स भी आ गए हैं अब कंज्यूम करने के लिए। फिर डिफरेंट यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क है, मिल्क के डिफरेंट यूजेस होते हैं। आप इससे छाछ बना सकते हो, घी, चाय, दूध, मिठाइयाँ वगैरह सब बना सकते हो। जब इसका प्राइस कम होगा तो लोग, जब 70 रुपए का दूध 20 रुपए में, 30 रुपए में मिलेगा, तो अब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज करोगे। जब उसका प्राइस कम हो जाता है तो उसके यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस हो जा रहे हैं। अब आप उसको सिर्फ दूध को पहले आप चाय में यूज कर रहे थे, अब आप उसके कंजम्पशन को बढ़ा दोगे क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो अब आप चाहोगे उसको अल्टरनेटिव डिफरेंट यूजेस उसके ले पाओ। तो इसीलिए डिमांड पहले से ज्यादा हो जाएगी। प्राइस कम होते ही उसकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि आपने उसका यूज बढ़ा दिया, अलग अलग चीजों में यूज करना शुरू कर दिया। इसीलिए डिमांड का नेगेटिव होता है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, डिमांड के प्राइस के गिरने बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के गिरने पर डिमांड बढ़ जाती है। अब आ जाइए, अच्छा, हमेशा डिमांड, आपने क्या देखा है कि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, राइट। प्राइस गिर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड गिर रही है। लेकिन लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है, प्रेस्टीज गुड्स होती है। प्रेस्टीज गुड्स कौन सी होती है, डायमंड। डायमंड्स कब खरीदे जाते हैं, जितने महंगे होंगे उतना अच्छा माना जाता है। या विंटेज कार्स होती हैं, क्यों खरीदी जाती हैं, खरीदी ही जाती है बस दिखावे के लिए ना। कुछ लोगों को आदत होती है ना पुराना पुराना सामान खरीदने की, राइट। कुछ लोगों को कॉइन्स खरीदने होते हैं, ये सब इकट्ठा करने का, या कुछ लोगों को किसी ने ऑटोग्राफ दिया किसी स्टार ने, तो वो सब खरीदने का, वो सब महंगी मिलती है। वो चीजें क्यों खरीदी जाती है, शो ऑफ के लिए, वो रेपुटेशन, गुडविल के लिए खरीदी जाती है वो चीजें। तो इसीलिए इनकी कीमत तभी ज्यादा, जितनी ज्यादा कीमत होगी उतनी ज्यादा इनकी डिमांड होगी। फिर आ जाते हैं गिफन गुड्स। क्या होती है, हाईली इंफीरियर गुड्स होती है, हाईली इंफीरियर गुड्स होती है। एक होती है नॉर्मल गुड्स, एक होती है इंफीरियर, एक होती है हाईली इंफीरियर गुड्स होती है। जब प्राइसेस बढ़ गए मार्केट में तो क्या हुआ, नॉर्मल गुड्स के प्राइस बढ़ गए, इंफीरियर के भी बढ़ गए, तो क्या होंगे, जब प्राइसेस मार्केट में बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे, गिफन गुड्स पे शिफ्ट करेंगे। तो प्राइस बढ़ने पर भी इसकी डिमांड ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि भले ही गिफन गुड्स का प्राइस बढ़ गया है, लेकिन नॉर्मल गुड्स के कंपैरिजन में अभी भी ये सस्ती है, अभी भी सस्ती है। जब नॉर्मल गुड्स से कंपेयर करोगे तो अभी भी ये सस्ती है। तो लोग क्या करेंगे, गिफन गुड्स को कंज्यूम करेंगे प्राइस बढ़ने के बाद भी। फिर होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जैसे कि आपको पता चल जाएगी भाई रात के 12 बजे के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, आप अभी से बाइक लेकर पेट्रोल पंप पे लाइन लगा देते हो। तो ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन की फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, इसीलिए आज ही डिमांड बढ़ा दी आपने। आज प्राइस नहीं बढ़ा है कि फ्यूचर में शायद प्राइस बढ़ जाएगा, इसीलिए आज ही कंज्यूम करना शुरू कर दो, आज ही आप अपनी डिमांड बढ़ा दोगे, आज ही खरीदना शुरू कर दोगे। तो प्राइस में बिना चेंज के भी डिमांड में चेंज हो गया। फिर होती है नेसेसरी गुड्स, जिनमें प्राइस कितना भी चेंज हो जाए फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो डिमांड है वो तो रहेगी। आज नमक का पैकेट 25 रुपए का मिल रहा है, कल 500 रुपए का मिलेगा। आज भी आप 1 किलो नमक कंज्यूम कर रहे थे महीने का, 500 रुपए का हो जाएगा तब भी 1 किलो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। यानी कि प्राइस के बढ़ने के बाद भी डिमांड नहीं गिरेगी, क्योंकि वो नेसेसरी गुड है, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको वो चाहिए ही चाहिए कंज्यूम करने के लिए। फिर मूवमेंट चलोगे डिमांड का। मूवमेंट क्यों होता है, प्राइस की वजह से होता है। मूवमेंट क्यों होता है, प्राइस की वजह से होता है। मूवमेंट का वेरिएबल ही प्राइस है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज हो जाता है। दो चीजों की बात होगी, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज, और किसी चीज में नहीं हो रहा है। चेंज इन डिमांड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज हुआ है तो उसके रेस्पॉन्स में डिमांड में जो चेंज होता है। एक होता है एक्सटेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। दो के लिए दो ग्राफ बनाते हैं, दो पॉइंट है ए बी, कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ, और दो पॉइंट है ए बी,
एक्सटेंशन कब होगा डिमांड का, यानी कि पहले इतनी डिमांड थी, फिर डिमांड इतनी, यहाँ से यहाँ तक कब जाएगी डिमांड, जब प्राइस गिरेगा। तो प्राइस गिर गया इसलिए डिमांड यहाँ से यहाँ तक चली गई। तो पहले इस ए कॉम्बिनेशन पे थे हम लोग, अब ए से बी पे आ गया कंज्यूमर, यानी कि ए टू बी, ये क्या हो गया, उसी डिमांड कर्व पे, डिमांड कर्व अभी भी वो का वही है, उसी पे हम मूव कर रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, बी से ए पे जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, एक से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, डिमांड कर्व वही का वही है, बस हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, हम ए से चलकर बी पर जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ प्राइस में चेंज होने पर डिमांड भी चेंज होता है, तो मूवमेंट होता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, आपका प्राइस है वो बढ़ गया है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिमांड सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी। अब पहले आप इतना कंज्यूम कर रहे थे, अब आप इतना कंज्यूम करोगे, इतना चला गया, और ये था प्राइस, प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया आपका, डिमांड आपकी यहाँ आ गई, अब आप इतना कंज्यूम करोगे, तो बी पॉइंट से चलकर ए पे आ रहे हो, बी से चलकर ए पे आ रहे हो, तो मूवमेंट कर रहे हो, अब बी पॉइंट से ए पे मूवमेंट कर रहे हो, आप डिमांड कर पे शिफ्ट नहीं किया, मूवमेंट किया। फिर आ जाओ आप शिफ्ट इन डिमांड कर, शिफ्ट भी होता है डिमांड कर में, कब होता है शिफ्ट, चेंज इन डिमांड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अ फैक्टर अदर देन प्राइस, डिमांड में चेंज होता है जब प्राइस के अलावा किसी फैक्टर में चेंज होता है, तो प्राइस को कंसीडर नहीं करना है, गुड के प्राइस की बात नहीं हो रही, डिमांड में चेंज हो रहा है क्योंकि किसी और फैक्टर में चेंज हुआ है, इसीलिए इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड में राइट में चला जाएगा, डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट करेगा, पहले ये वाला डिमांड कर्व था, अब D1 वाला है, डिक्रीज इन डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, पहले डी ये था, अब D1 पे आ गए हैं, तो पहले इतना कंज्यूम करे थे, प्राइस उतने का उतना ही है, अब डिमांड ये वाली है, अब नई डिमांड है, ये डिमांड आ गई है, प्राइस वहीं के वही है, देखिए प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम इधर, नई डिमांड ये वाली है, पहले क्या कंज्यूम कर रहे थे हम, ये वाले कर रहे थे, तो डिमांड क्या हुई हमारी, कम हो गई, डिमांड कम हो गई, और इधर डिमांड इंक्रीज हुई थी, तो इंक्रीज इन डिमांड राइट में शिफ्ट कर जाएगा, प्राइस सेम है बस डिमांड बढ़ गई है, डिक्रीज इन डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड गिर गई है, तो ये होता है शिफ्ट इन डिमांड कर। फिर होते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट मतलब सब्स्टिट्यूट गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्रॉस प्राइस इफेक्ट में मान लीजिए टी एंड कॉफी का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, प्राइस डिमांड, टी का प्राइस है 5 रुपए, कॉफी का प्राइस है 10 रुपए, तो पहले लोग क्या कर रहे थे, या P और P1 रखिए, ये नया प्राइस है P1, P और P1, पहले 5 रुपए था, कॉफी का 10 रुपए था, फिर क्या हुआ, उल्टा हो गया, 10 रुपए हो गया टी का प्राइस, या फिर 15 रुपए हो गया टी का प्राइस, कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, कॉफी का अभी भी 10 रुपए ही है, तो क्या हो गया, सेम प्राइस है लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई कॉफी की, कैसे इंक्रीज हो गई, क्योंकि प्राइस टी का प्राइस है ना वो इंक्रीज हो गया, अब जो लोग चाय कंज्यूम कर रहे थे ना वो लोग चाय को छोड़कर कॉफी को कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि है तो सब्स्टिट्यूट गुड, चाय के बिना भी तो काम चल ही सकता है, कॉफी सस्ती मिल रही है कॉफी ले लेंगे, 5 रुपए की चाय मिल रही थी, 10 रुपए की कॉफी, लोग चाय में आराम से काम चला रहे थे, उन्होंने क्या किया 15 रुपए की कर दी चाय, अब कॉफी 10 रुपए की मिल रही है, 5 रुपए सस्ती, तो हम क्यों ना कॉफी कंज्यूम कर ले चाय को छोड़कर, क्या हमारा काम नहीं चलेगा, चल जाएगा ना, इसीलिए कॉफी के प्राइस में चेंज कोई नहीं आया, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड था उसका चाय के भाव बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ गई है, कॉफी ने कोई प्राइस कम नहीं किया अपना, लेकिन क्रॉस प्राइस इफेक्ट हो गया है, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज होने से ये कॉफी के में जो डिमांड थी वो डिमांड बढ़ गई है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड देख लो, ब्रेड एंड बटर, अभी प्राइस 5 रुपए था, इसका 10 रुपए था, अब नया प्राइस आ गया ब्रेड का, 4 रुपए हो गई ब्रेड, लेकिन बटर अभी भी 10 रुपए में ही मिल रहा है, तो क्या हुआ है, ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ गया है, तो ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो बटर का भी बढ़ जाएगा, भले ही बटर का प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ब्रेड है तो बटर भी लेना ही पड़ेगा आपको, अब जब ब्रेड का प्राइस कम हो गया, लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे ब्रेड को, तो क्या करेंगे वो बटर भी कंज्यूम करेंगे साथ में, भले ही बटर के प्राइस में कोई गिरावट नहीं आई, लेकिन ब्रेड का प्राइस गिर गया, इसलिए लोग बटर की डिमांड भी कर रहे हैं साथ में।
इसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग से पहले एक टॉपिक रह गया, इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट होता है पॉजिटिव, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मल इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव, इनकम बढ़ेगी डिमांड घटेगी, क्योंकि लोग अब नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, उन्हें इंफीरियर गुड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उसके आगे आ जाइए आप डिमांड फोरकास्टिंग पे। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है? एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम्स फॉर फ्यूचर। आज के वक्त में फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करना कि आज अगले साल मेरे सामान की कितनी फोरकास्टिंग होने वाली है, अगले साल कितनी डिमांड होने वाली है पर्टिकुलर आइटम की, या जो भी इंडस्ट्री में, या फिर कस्टमर्स का ट्रेंड क्या रहेगा डिमांड का, वो लोग इन फ्यूचर कितनी डिमांड करने वाले हैं प्रोडक्ट्स की, उसको अभी से फोरकास्ट, अभी से उसकी भविष्यवाणी कर दोगे आप। लेवल्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग क्या होते हैं? मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग, इकोनॉमी लेवल पे, पूरी इकोनॉमी यानी पूरे कंट्री में कितनी डिमांड होने वाली है। इंडस्ट्री लेवल, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, आपने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर दी। फर्म लेवल, इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, पूरे शुगर इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने अगर मिल लगा रखी, मैं अपनी मिल की फोरकास्टिंग करवा सकती हूँ कि भाई मेरी मिल में से कितने लोगों को कितना प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए मुझे अगले साल, मेरा सामान कितना बिकने वाला है। इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सिग्निफिकेंस क्या है? आप बजट बना सकते हो अपना, है ना, आपको पता रहेगा आपको कितना एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का सारा आपको पहले से एस्टिमेट रहेगा, एक एस्टिमेट मिल जाएगा आपको। डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है फोरकास्टिंग से। आप अभी से मैनेजमेंट को जो डिसीजंस लेने होंगे अपनी सेल्स को लेकर या जो भी, वो अभी से डिसाइड कर सकते हैं। इवैल्यूएशन, आप इवैल्यूएट कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को। आपने बजट बना लिया, आपने टारगेट्स सेट कर लिया, अब आप टारगेट्स के साथ, आपको अभी से टारगेट्स मिल जाएंगे, तो आप फ्यूचर में जब आप वो डिमांड वगैरह के बाद जब आप उस साल का कंपेयर करोगे कि आपने इतने टारगेट सेट किए थे, इतना फोरकास्टिंग हुआ था कि इतना होगा, क्या सच में उतना सेल्स या उतना प्रॉफिट हम अचीव कर पाए जितना हमने टारगेट सेट किया था। तो फोरकास्टिंग ऐसे हेल्प करता है आपको, और इसके लेवल्स भी हो गए हैं अभी। आप देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट टॉपिक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ लिया है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब सिर्फ इलास्टिसिटी की बात हो रही है तो वो अलग चीज है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी साथ में प्राइस लगा दिया, प्राइस इलास्टिसिटी, या फिर इनकम इलास्टिसिटी साथ में इनकम जोड़ दिया, या क्रॉस इलास्टिसिटी साथ में क्रॉस वर्ड जोड़ दिया, तो अलग बात है। सिर्फ इलास्टिसिटी का मतलब है इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी सब इंक्लूडेड है। तो जैसे बोला गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? रेफर्स टू द डिग्री टू विच क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस चेंजेस। क्या कहेंगे इसको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री टू विच द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स price or in other relevant factors such as income or the price of a related good. It refers to the degree to which the quantity demanded or supplied of good or service changes in response to change in its price or in other relevant factors such as income और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आना क्योंकि गुड के प्राइस में या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या इनकम में चेंज आया है, तो वो चेंज के मेजरमेंट को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ये हो सकता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। स्टार्ट करेंगे प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ये किसने दिया था? मार्शल ने दिया था प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें क्या था? मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जितना चेंज हुआ है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजर करते हैं। इसके सामने एक नेगेटिव का साइन है क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो उसी को ओवररूल करने के लिए, उसी साइन को अवॉइड करने के लिए हम साथ में नेगेटिव का साइन लगा देते हैं ताकि उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। चेंज इन पी अपॉन में चेंज इन क्या हो? अपॉन में चेंज इन पी इंटू में पी बाई क्या हुआ आता है?
अगर आप चाहें तो मैं इसको डिराइव भी कर सकती हूँ, बाकी जरूरत नहीं क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है, सिर्फ याद करने के लिए कि माइनस चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इंटू में पी बाई क्यू से इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला जा सकता है। इसका फॉर्मूला है। अब आ जाइए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। कौन जितने ज्यादा सब्सिट्यूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, जितने ज्यादा सब्सिट्यूट उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, मोर सब्सिट्यूट्स मोर इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि प्राइस में आप जरा सा चेंज करोगे, लोग डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे, वो एकदम से छोड़कर दूसरे सब्सिट्यूट पे। आपने अगर चाय का प्राइस 1 रुपए से बढ़ाया, डिमांड आपकी बहुत ज्यादा गिर जाएगी, लोग कॉफी कंज्यूम कर लेंगे, राइट। आपने अपनी कोल्ड ड्रिंक का प्राइस बढ़ा दिया और बहुत सारे सब्सिट्यूट्स अवेलेबल है कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो भर भर कर सब्सिट्यूट्स है, आपको छोड़ कर कहीं और से कंज्यूम कर लेंगे लोग, तो भारी कंपटीशन है इसमें। तो नेचर ऑफ कमोडिटी, नेसेसरी गुड्स है, जरूरत है, जैसे सोल्ट की, इन इलास्टिक है, प्राइस घटे बढ़े जितना कंज्यूम करना है उतना करोगे। लग्जरी गुड्स है, जो आपके लग्जरी से रिलेटेड है, कार वगैरह, तो आप क्या करोगे, कार की डिमांड इलास्टिक है, प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा, लोग डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज ले आएंगे, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा उनको, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, बुकिंग एडवांस में चली जाएगी, डिस्काउंट खत्म, प्राइस जरा से बढ़ा दो, लोग पोस्टपोन कर देंगे, अभी नहीं अगले साल खरीद लेंगे, 2 साल बाद खरीद लेंगे। तो लग्जरी गुड है, तो इलास्टिक है, डिमांड हाईली इलास्टिक रहेगी, थोड़ा सा चेंज डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज लेकर आएगा। कंफर्ट है, आपके कंफर्ट से रिलेटेड है, मोर इलास्टिक देन नेसेसरी, नेसेसरी गुड्स से थोड़ा सा ज्यादा इलास्टिक होती है, कंफर्ट गुड्स आपके आराम से जुड़ी हुई होती है। वेटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन, आप अपनी इनकम का कितना शेयर स्पेंड कर रहे हो किसी कमोडिटी पे। अगर आप लार्ज शेयर स्पेंड कर रहे हो तो क्या मतलब है, हाइयर इलास्टिसिटी। स्मॉल शेयर स्पेंड कर रहे हो मतलब लो इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर पे आप कितना पैसा खर्च करते हो, न्यूज़पेपर का 10 रुपए बढ़ जाएगा तो क्या आपकी डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा? 10 रुपए से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बहुत छोटा सा पोर्शन उस पर खर्च कर रहे हो। लेकिन अगर आपको अपने फॉर एग्जाम्पल एसी खरीदना है अपने घर के लिए, अगर उसके ऊपर आपकी इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन उस पर खर्च होने वाला है, राइट, सस्ता तो आएगा नहीं। तो अगर आपके उसके प्राइस में जरा सा भी चेंज होगा तो आप अपना डिसीजन चेंज कर दोगे, राइट। अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ेगा आप कहेंगे नहीं अगले साल खरीद लेंगे क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है इस पे, तो क्यों ना मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर दूं क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं, अभी नहीं खरीद के अगले साल खरीदेंगे, अगले सीजन में देखिए, राइट। तो आपकी इनकम का आप कितना हिस्सा खर्च करते हो उससे भी फर्क पड़ता है इलास्टिसिटी पे। अगर ज्यादा बड़ा हिस्सा अगर आप खर्च करते हो किसी आइटम पर तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी। अगर आप कम खर्च करते हो किसी प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल आपको नीडल्स पता है, सुई जो सिलाई में काम आती है, सुई कितने की आती है, उस पर थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, तो उसके प्राइस में थोड़ा चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको क्योंकि आप बहुत कम पोर्शन खर्च कर रहे हो उस पर। रेंज ऑफ कमोडिटी यूजेस, जिसके जितने ज्यादा यूजेस होंगे उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। थोड़ा सा प्राइस कम होता के साथ आप उसके बहुत सारे यूजेस करने लगते हो। दूध का थोड़ा सा भाव गिरेगा, आप उसके दही छाछ घी मक्खन वक्खन सब बनाना शुरू कर दोगे। थोड़ा सा भाव बढ़ेगा, आप अपने यूजेस कम कर दोगे, आप सिर्फ चाय या दूध बस, आप सारी चीजों को और अवॉइड करोगे। टाइम पीरियड, डिमांड है शॉर्ट टाइम पीरियड में इनइलास्टिक होती है। अभी आपने भाव बढ़ा दिया तो लोगों के पास चॉइस नहीं है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो अभी कोई चॉइस नहीं, खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन साल 2 साल में लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे सीएनजी व्हीकल्स पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। लॉन्गर टाइम पीरियड में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है क्योंकि उनको टाइम मिल जाता है अपने आप अपनी डिमांड को शिफ्ट करने के लिए। कम टाइम पीरियड में डिमांड को शिफ्ट करने का टाइम नहीं होता है तो इनइलास्टिक होती है, उनको ज्यादा प्राइस की वजह से वो चेंज नहीं कर सकते अपनी डिमांड को इतनी जल्दी, उनको टाइम लगेगा उसमें। फिर हैबिचुअल है, जैसे कुछ लोगों को अल्कोहल कंज्यूम करना होता है, सिगरेट स्मोकिंग करना होता है, तो उसमें हैबिचुअल डिमांड, उनकी आदत है, उनको अब आदत लग गई है, लत लग गई है, तो डिमांड इन इलास्टिक है, प्राइस घटे या बढ़े वो कंज्यूम करेंगे। अब आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो। अगर इलास्टिसिटी जीरो है तो डिमांड की कब प्राइस घटे या बढ़े डिमांड उतने की उतनी ही रहेगी जितनी है, जैसे सोल्ट के केस में होता है। तो चेंज इन प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डिमांड के ऊपर, डिमांड कांस्टेंट ही रहेगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी, गिवन प्राइस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी, यानी कि कितना भी सामान बेच लो, लेकिन अगर आपने जरा सा भी प्राइस में चेंज किया तो डिमांड में जीरो हो जाएगी। अगर आपने जरा सा प्राइस को इंक्रीज कर दिया
तो डिमांड जीरो, राइट। तो डिमांड जीरो हो जाएगी। अगर आपने जरा सा इंक्रीज कर दिया अपने प्राइस को, आपकी डिमांड जीरो हो जाएगी, इसीलिए इन्फिनिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन कब हो सकती है? यानी कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना डिमांड में चेंज नहीं हो रहा। चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है डिमांड में उससे कम चेंज होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन है। प्राइस में जितना चेंज हो रहा है डिमांड में उससे ज्यादा का चेंज होगा, प्राइस में जितना चेंज होगा डिमांड में उससे ज्यादा का चेंज होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन है, इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इन इलास्टिक। मोर देन वन है तो इसको मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोल सकते हैं, इलास्टिक भी बोल सकते हैं, या रिलेटिवली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन वन। ये है परफेक्टली इन इलास्टिक। जीरो में क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, भाव घटे या बढ़े, डिमांड वहीं के वहीं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक, जरा सा प्राइस में चेंज कर दोगे डिमांड जीरो भी हो जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन, चेंज इन पी इक्वल टू चेंज इन डिमांड, जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज। ये कंफर्ट गुड्स के केस में होता है। और ये क्या होते हैं? इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। खत्म। आगे देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव जीरो। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये है, चेंज इन क्यू यानी कि चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इनटू में इनकम डिवाइडेड बाय डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहाँ होता है? जब चेंज इन इनकम लेस देन चेंज इन डिमांड, चेंज इन इनकम लेस देन चेंज इन डिमांड। इनकम में थोड़ा सा चेंज, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज ले आता है, जैसे सुपीरियर गुड्स में, इसका कोफिशिएंट वैल्यू +1 है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, चेंज इन इनकम मोर देन चेंज इन डिमांड, इनकम में बहुत सारा चेंज, डिमांड में थोड़ा सा चेंज, इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। फिर जीरो इनकम इलास्टिसिटी, चेंज इन इनकम इक्वल टू चेंज इन डिमांड, जितना इनकम में चेंज है उतना ही डिमांड में चेंज होता है, जैसे नेसेसरी गुड्स, इसका कोफिशिएंट वैल्यू होता है 0 to 1। अब आ जाइए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या करता है? मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वन गुड टू अ प्राइस चेंज इन अनदर। क्या करता है? मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वन गुड टू प्राइस चेंज इन द अदर, किसी और गुड्स के प्राइस में चेंज होने से किसी रिलेटेड गुड्स की डिमांड में चेंज होना, उसको मेजर करता है क्रॉस इलास्टिसिटी। ये क्या करता है? ये शो करता है कि क्या रिलेशनशिप है दो गुड्स के बीच में, वो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है या कोरिलेटेड है, ये बताता है कौन? क्रॉस इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई। जीरो इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि किसी और गुड के प्राइस में चेंज होने से इस दूसरे गुड के डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अनरिलेटेड गुड्स है, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, जीरो इनकम इलास्टिसिटी है। यहाँ से सॉरी क्रॉस इलास्टिसिटी है। नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, एक गुड के प्राइस में डिमांड बढ़ने से दूसरे नहीं, एक गुड के प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की डिमांड गिर जा रही है, इनकम इलास्टिसिटी, नो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रहेगी क्रॉस इलास्टिसिटी। ये मिल जाता है बहुत बारी कि क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो कौन से गुड्स हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो कौन से गुड्स हैं, तो जीरो है तो अनरिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री है तो नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव, क्लोज सब्स्टिट्यूट हाईली पॉजिटिव, यानी कि डबल प्लस लगा लो पॉजिटिव हाईली पॉजिटिव के लिए। अनरिलेटेड जीरो, कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव, क्लोज सब्स्टिट्यूट हाईली पॉजिटिव। अब आ जाइए पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वाला डायग्राम डीडी
और जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये वाला पोर्शन डिवाइडेड बाय ये वाला पोर्शन, यानी कि लोअर वाला ये लोअर है, लोअर पोर्शन, पॉइंट के नीचे जितना हिस्सा है वो तो लोअर, पॉइंट के ऊपर कितना हिस्सा बच गया वो यानी कि अपर, इनको डिवाइड कर दो। ये होता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आएंगे रेवेन्यू पे। रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू रेफर्स टू मनी रिसीट्स ऑफ द प्रोड्यूसर फ्रॉम सेल ऑफ हिज आउटपुट। अपने आउटपुट को बेचकर जो मनी रिसीट हुई प्रोड्यूसर को उसको बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का फॉर्मूला रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रिसीट्स ऑफ ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन आउटपुट। गिवन आउटपुट को सेल करने से जो टोटल रिसीव हुआ है, टोटल अमाउंट रिसीव होता है प्रोड्यूसर को, उसको बोलते हैं टोटल रिसीट्स। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सोल्ड। एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक एडिशनल यूनिट की सेल से, एक एडिशनल यूनिट को बेचने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। इसका फॉर्मूला चेंज इन टीआर चेंज इन क्यू, यानी कि चेंज इन टीआर चेंज इन क्यू। एआर क्या होता है? रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो रेवेन्यू होता है उसको एआर बोलते हैं। एआर का फॉर्मूला एआर इक्वल टू टीआर बाई क्यू। और टीआर हमें पता है टोटल रेवेन्यू क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, जो आपने बेचा है उसकी यूनिट्स इंटू में पर जो प्राइस है। तो टोटल रिसीट निकाल दी हमने, टोटल रेवेन्यू निकाल दी। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हम यहाँ रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला। टीआर की जगह जब रखेंगे पी इंटू क्या हो तो क्या से क्या हो कैंसिल, तो ए आर इक्वल टू पी आ जाएगा, यानी कि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? प्राइस के इक्वल होता है। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट टी आर इक्वल टू टी सी। नॉर्मल प्रॉफिट में आप उतना ही सेल कर रहे हो जितना आपने कॉस्ट लगा दिया है, आपकी सेल्स है वो कॉस्ट के इक्वल है, आपको प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा उसको जब टी आर इक्वल टू टी सी। अब नॉर्मल प्रॉफिट टी आर ग्रेटर देन टी सी है, यानी कि आपको जो आपकी कॉस्ट है उससे ज्यादा मिल रहा है, जितना आपने लगाया है बिजनेस में प्रोडक्शन में उससे ज्यादा आप अर्न कर रहे हो, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट है। ये टी आर का, ये टी आर है, ये ए आर है और ये एम आर है। इनके बीच का रिलेशनशिप देखो, जब एम आर गिर रहा है तो टी आर इंक्रीज हो रहा है, टी यू जैसा ही है, टी आर इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एम आर फॉल हो रहा है। फिर टी आर मैक्सिमम है जहां पे एम आर जीरो है, फिर टी आर जीरो जहां पे ए आर जीरो, ए आर जीरो हो जाएगा तो टी आर भी जीरो हो गया। यहां से क्लियर हुआ? जब एम आर नेगेटिव हो गया तो टी आर ने गिरना शुरू कर दिया। अब आइए कोस्ट पे। कोस्ट क्या होगा? कोस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हुई है। कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर, expenditure incurred by a producer, factor and non-factor inputs for a given commodity of output। फैक्टर या नॉन फैक्टर इनपुट्स जो प्रोडक्शन में यूज हुए हैं उन पर जो भी खर्च किया है प्रोड्यूसर ने, किसी भी कमोडिटी को आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर नॉन फैक्टर इनपुट्स पर जो खर्च कर दिया है प्रोड्यूसर ने उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट कौन सी होगी? जो हायर्ड रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज आपने बाहर से हायर किए हैं उनकी कॉस्ट, हायर्ड रिसोर्सेज पे जो कॉस्ट आई है वो एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? सेल्फ ओन्ड, कुछ रिसोर्सेज ओनर के पास भी होंगे तो सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की कॉस्ट, उसकी भी इम्प्यूटेड कॉस्ट। आपने कुछ तो अज्यूम किया होगा, भाई मैंने अपने घर से एक बिल्डिंग, एक जमीन और ये लगा दिया है, तो अगर मैं मार्केट में ये देता तो मुझे इसका इतना रिटर्न मिलता, तो अब मुझे इतना मिलना चाहिए। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट हो जाती है, एक अंदाजा लगा लिया आपने कि मैंने घर में से जो सामान यूज कर दिया बिजनेस में उसकी इतनी कीमत मुझे बाहर से मिल जाती है, तो मुझे यहाँ से इतनी मिल जानी चाहिए। तो आपने बाहर से जो सामान अलग से बाहर से हायर किया वो सामान, और एक आपने पास से लगा दिया वो, उन दोनों की कीमत मिलाकर जो कॉस्ट बनती है वो टोटल कॉस्ट होती है। एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड। फिर आती है एबीसी, एएफसी और एमसी। एबीसी, एएफसी और एमसी। एबीसी क्या होगा? एबीसी होता है टीबीसी डिवाइडेड बाय क्यू। एएफसी क्या होगा? टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। एमसी क्या होगा? चेंज इन टीसी
डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। अब आ जाइए बिटवीन टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। टीएफसी ये है, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, ये क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड है, यहाँ पे कोस्ट है अलग अलग, ये ऊपर टीसी होता है, ये टीवीसी होता है। टीसी और टीवीसी के बीच में डिफरेंस किसकी वजह से है, टीएफसी की वजह से। क्यों, क्योंकि टीएफसी क्या होता है, टीसी क्या होता है, टीवीसी प्लस में टीएफसी। तो टीएफसी तो हमेशा कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट डिफरेंस हमेशा टीवीसी और टीसी के बीच में रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि टीएफसी किसमें इंक्लूडेड है, टीसी में इंक्लूडेड है। तो एक टी और टीएफसी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, ये हमेशा इतना ही अमाउंट रहता है टीएफसी का। तो जो टीएफसी का जो अमाउंट है वो हमेशा टीसी के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, टीवीसी प्लस टीएफसी। तो टीएफसी का जितना अमाउंट एडेड है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हमेशा रहेगा। हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं, ये वाला ग्राफ है एमसी का, ये वाला है एवीसी का, और ये है एसी का। एसी और एवीसी के बीच में देखिए ये डिफरेंस गिरता चला जाता है, पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना। क्यों, क्योंकि हमारा एएफसी है वो हमेशा गिरता चला जा रहा है, हमेशा एएफसी गिरता चला जाता है, लेकिन एएफसी कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसके साथ साथ हमेशा पैरेलल जरूर चलता रहेगा, डिफरेंस कम होता चला जाएगा हमेशा, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि टीएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कैन नेवर बी जीरो। फिर एमसी जो है वो देखो कितनी स्पीड से गिर रहा है, लेकिन एमसी का मिनिमम पॉइंट यहाँ आ गया, फिर उसने क्या किया, एवीसी के मिनिमम पॉइंट को कट किया और फिर एसी के मिनिमम पॉइंट को कट किया। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा गिरता चला जाएगा, क्योंकि एएफसी गिरता चला जाता है, एएफसी की वजह से दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कम होता है, क्योंकि एवीसी हमेशा कम होता जा रहा है, एवीसी हमेशा कम होता जा रहा है। फिर एमसी है वो एवीसी को मिनिमम पॉइंट पर कट करेगा, लोवेस्ट पॉइंट पर, लोवेस्ट, और एसी के भी लोवेस्ट पॉइंट पर कट करेगा। इसके बाद एसी और एवीसी बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिस पॉइंट पर ये कट करता है एमसी, उसके बाद ये दोनों बढ़ना शुरू कर देते हैं। एमसी गिर रहा है तब तक एवीसी भी गिर रहा है, फिर एमसी गिरकर बढ़ना शुरू कर देता है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को उनके मिनिमम पॉइंट पर कट करेगी और क्रॉस कर जाएगी, ये देखिए आगे निकल जाएगी, और ऐसे ही फिर एसी एवीसी उस पॉइंट के बाद से बढ़ना शुरू कर देंगे। अब देखिए कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है। स्टडीज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट व्हेन टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट अज्यूम कर रखा है, तो ये क्या बताता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, डिफरेंट आउटपुट के प्रोडक्शन, जब आप डिफरेंट लेवल्स पर प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो आपकी कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरती है, फिर भी प्रोडक्शन आप बढ़ाए जा रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ाते चले जा रहे हो, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगी, अपने लोवेस्ट पॉइंट पे आएगी। फिर भी आपने प्रोडक्शन को बढ़ाए रखा और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये दिखाता है कैसे अलग अलग लेवल्स ऑफ आउटपुट पर कॉस्ट का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। ये कौन दिखाता है, कॉस्ट फंक्शन दिखाता है। लेकिन अजम्पशन क्या है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है, C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q, वेयर Q मीन्स क्वांटम ऑफ आउटपुट। अजम्पशंस क्या है इसकी, ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, सिर्फ कॉस्ट और आउटपुट की बात हो रही है और सब कुछ कांस्टेंट है। फर्म प्रोड्यूसेस सिंगल होमोजीनियस गुड्स, प्रोडक्शन में सिर्फ एक तरह की होमोजीनियस गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, डिफरेंशिएटेड गुड्स नहीं, एक गुड्स है, उनका वही सेम प्रोसीड्योर है, सेम मटेरियल लग रहा है उनमें, सेम लेबर, सारी चीजें सेम ही है, मतलब एक हर यूनिट सिमिलर है एक दूसरे से, एक ही यूनिट, एक ही कमोडिटी की सेम यूनिट्स का कंजम्पशन प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन नहीं प्रोडक्शन हो रहा है, कंज्यूमर ही याद हो गया अब तो। अब आ जाइए प्रोडक्शन फंक्शन पे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, शोज टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ गुड्स, शोज टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ गुड्स। इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप शो करता है। शॉर्ट रन में क्या होता है, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ K एंड L, जहाँ पे K कॉन्स्टेंट है, K क्या है, कैपिटल है, कैपिटल कॉन्स्टेंट मानी जाती है शॉर्ट रन में, जबकि लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं,
बोथ आर वेरिएबल्स, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। लॉन्ग रन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, शॉर्ट रन में कैपिटल कांस्टेंट मान ली जाती है, सिर्फ लेबर का वेरिएबल है जो चेंज होता है बार बार। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन इनपुट्स। गिवन इनपुट्स और टाइम जो दे रखा है उसके विद इन जब आप कोई टोटल क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की आपकी फर्म ने, उसको हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट when one more unit of variable factor is employed। एक और एडिशनल वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर की एडिशनल यूनिट यूज करने के बाद टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आता है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। एडिशनल यूनिट लेबर लगाने देंगे, एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को लगा देने के बाद जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है? एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। जब आप वेरिएबल फैक्टर की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंबाइन करते हो, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर द वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। जब आप वेरिएबल फैक्टर की एक एक करके यूनिट्स लगाते चले जाते हो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब आप एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स लगाते चले जाते हो फिक्स्ड फैक्टर के साथ में, तो एक टाइम तक तो ऐसा होता है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है, लेकिन एक टाइम पर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर गिरना स्टार्ट कर देता है। आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाता है। हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एक टाइम के बाद गिरना स्टार्ट कर देगा। अजम्पशंस क्या होते हैं शॉर्ट रन में? एक तो ये शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है क्योंकि लॉन्ग रन में तो क्या होगा, फिक्स फैक्टर कोई होगा ही नहीं, सब लोग वेरिएबल हो जाएंगे। फिर दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन ऑफ देम इज फिक्स्ड यानी कि कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहता है। दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसमें से कैपिटल फिक्स्ड रहता है। फिर आप होमोजीनियस प्रोडक्शन कर रहे हो, सारी यूनिट्स एक जैसी हैं, सारी यूनिट्स एक जैसी हैं और जो वेरिएबल फैक्टर है वो भी एफिशिएंट, इक्वली एफिशिएंट है। हर लेबर उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी रखता है जितना कि बाकी लोग रखते थे, हर एडिशनल में उतनी ही इक्वल एफिशिएंसी जितनी पहले वालों में है। फिर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्निक हमेशा कांस्टेंट है। नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट के बीच का रेशियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2:1 में लगना चाहिए कि भाई एक मशीन पे 2 ही लेबर लगेंगी, एक मशीन पे हमेशा 2 लेबर लगेंगी तो 2 मशीन पे 4 लेबर लगेंगे, ऐसा नहीं है। फिक्स्ड रेशियो नहीं है, आप एक मशीन पे 10 लगाओ, एक मशीन पे 12 लगाओ, 20 लगाओ, कोई नहीं रोकता है। अब आ जाइए लो वेरिएबल प्रोपोर्शन के डायग्राम पे। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब MP इक्वल टू 0, ये सब हटाइए, पहले यहाँ पे देखिए MP है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक MP ने इंक्रीज किया तो यहाँ तक TP ने इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हुआ है, तो MP इंक्रीजेस, TP इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। फिर MP ने गिरना शुरू कर दिया और क्या किया, AP को उसके हाईएस्ट पॉइंट पर कट कर दिया। जब MP ने गिरना शुरू किया और हाईएस्ट पॉइंट पर कट कर दिया, जब MP ने गिरा और AP को हाईएस्ट पॉइंट पर कट गया तो MP इक्वल टू AP कब हुआ? MP AP के इक्वल कब हुआ? जब AP मैक्सिमम था, ये हाईएस्ट पॉइंट था AP का, इसके बाद AP ने गिरना शुरू कर दिया। जब MP 0 हो गया, यहाँ पे MP 0 हो गया तो वहां पे TP मैक्सिमम हो गया। तो देखिए MP 0 है, फर्स्ट लाइन है, TP मैक्सिमम है, MP 0 TP मैक्सिमम। फिर अगली लाइन देखिए, जब MP नेगेटिव में पहुंच गया तो TP ने गिरना शुरू कर दिया, तो MP इज नेगेटिव, TP फॉल्स। जब MP गिर रहा था, ये एक और लाइन है, MP फॉल्स TP राइजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। जब MP गिर रहा था तो TP डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा था, ये यहाँ तक था। इससे पहले तक TP इंक्रीजिंग रेट पे था, इसके बाद TP डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है, इसके बाद TP डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है। अब आगे देखिए, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या कहता है कि आपको स्केल मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल एक रेशियो दे दिया आपको, अगर लेबर और कैपिटल है 2:1 है तो 2:1 ही मेंटेन करना है। 4:2, फिर 8:2, यहाँ पे 8:4, तो रेशियो क्या है 2:1, 2:1, 2:1। आपको रेशियो सेम रहेगा, रेशियो चेंज नहीं हो सकता, फिक्स्ड रेशियो में ही यूज करने हैं। लो रिटर्न्स टू स्केल इम्प्लाई बिहेवियर ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर इनपुट्स आर चेंज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन गिवन द सेम टेक्नोलॉजी। तो ये क्या दिखाता है कि आउटपुट कैसे चेंज होता है जब फैक्टर्स को एक फिक्स्ड रेशियो में, एक सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं हम, जबकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। गिवन टेक्नोलॉजी में ही जब हम
इनपुट्स को है उनको एक फिक्स्ड रेशियो में चेंज कर रहे हैं, हम रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं उनके बीच का, तब आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है वो किस में स्टडी कर रहे हैं हम, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में देखते हैं। इसके अजम्पशंस क्या होती है, लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन है तभी तो दोनों फैक्टर्स को हम चेंज कर पा रहे हैं, वरना कैपिटल फिक्स्ड होता, लॉन्ग रन है दोनों के दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों वेरिएबल है, एक फिक्स्ड रेशियो है इनपुट एंड आउटपुट्स का। प्राइस ऑफ फैक्टर्स डू नॉट चेंज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फैक्टर के जो यूज करें जो फैक्टर्स हम उनका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, टेक्निक फिक्स्ड है, टेक्निक में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट, इसका डायग्राम कुछ ऐसा सा बनता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यानी कि इंक्रीज इन आउटपुट ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनपुट। कांस्टेंट में क्या है, आउटपुट इक्वल टू इनपुट, इंक्रीज इन आउटपुट इक्वल टू इंक्रीज इन इनपुट, जितना इनपुट लगा रहे हैं उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में जितना इनपुट लगाया उससे ज्यादा आउटपुट बढ़ गया। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में ये वाली स्टेज है डिमिनिशिंग, तो जितना इनपुट हमने लगाया था उससे कम आउटपुट मिला है, इनपुट ज्यादा लग गया आउटपुट कम मिला है, ये है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब आ जाइए कॉब एंड डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे, ये इंपॉर्टेंट है। कॉब एंड डगलस प्रोडक्शन फंक्शन रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स फिजिकल कैपिटल एंड लेबर। दो इनपुट्स हैं कैपिटल एंड लेबर, तो ये क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है दो इनपुट्स के बीच में, ये रिलेशनशिप दिखाता है इनपुट्स और अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। दो फैक्टर्स को कंसीडर करता है, कैपिटल एंड लेबर को। ये कैलकुलेट करता है क्या, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट्स, रेलिवेंट एफिशिएंसी एंड यील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। इनपुट में चेंज होने से प्रोडक्शन कैपेसिटी में जो चेंज होता है उसको शो करता है, उसको कैलकुलेट करता है। ये लीनियर और होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल इनपुट्स होते हैं, लेबर एंड कैपिटल। ये आगे इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन में आ जाता है ए प्लस बी, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स में क्या होता है, ए प्लस बी है ना वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में ग्रेटर देन 1 हो जाता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स में ए प्लस बी लेस देन 1 हो जाता है। कहने का मतलब है दोनों फैक्टर्स मिलकर, दोनों फैक्टर्स में ए प्लस बी, आप दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जूम कर लो यहाँ पे कि ए और बी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। ए और बी क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ए एंड बी इनपुट्स हैं। तो इनपुट्स कांस्टेंट रिटर्न कब हो गए, इनपुट इक्वल टू आउटपुट है, जितना इनपुट में चेंज हुआ उतना आउटपुट में चेंज हुआ, तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न मतलब 1। इनपुट में चेंज है दोनों मिलकर कितना, ए प्लस बी ग्रेटर देन 1 हो गया, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ले आएंगे, राइट। वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लेकर आएंगे, ये नहीं लगेगा इधर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। फिर इसका फॉर्मूला भी पूछा गया था एक बार, क्यू इक्वल टू ए के रेस टू पार ए एल रेस टू पार बी, वेयर ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए इक्वल टू 1/4, बी इक्वल टू 3/4 है। ये वाला फॉर्मूला कॉब एंड डगलस का फॉर्मूला, या फिर जो भी कॉब एंड डगलस फंक्शन कैसे शो करोगे आप, तो उसको कैसे करोगे, क्यू इक्वल टू ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये रटना पड़ेगा। फिर कंक्लूजन क्या निकला था इस स्टडी का कि लेबर कॉन्ट्रीब्यूट्स, लेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 3/4 है, कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 है प्रोडक्शन को बढ़ाने में, प्रोडक्शन को बढ़ाने में। रेवेन्यू पढ़ लिया, कॉस्टिंग पढ़ लिया, कॉस्ट पढ़ लेने के बाद अब हम आएंगे आइसोक्वेंट कर्व पे। तो सबसे पहले आइसोक्वेंट कर्व होता क्या है हम वो देखेंगे। आइसोक्वेंट दो वर्ड्स है, इक्वल और क्वेंटिटी। आइसो से इक्वल, क्वेंट से क्वेंटिटी, तो आइसोक्वेंट मतलब इक्वल क्वेंटिटी कर्व। इसको किस नाम से जाना जाता है, इक्वल प्रोडक्ट कर्व और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। ये भी एक तरह से आईसी कर्व, जैसे इंडिफरेंस कर्व था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, वैसे ही इंडिफरेंस कर्व है प्रोडक्शन का ही है। ये किसका इंडिफरेंस कर्व है, प्रोडक्शन का। A curve that shows all the combinations of inputs, labor and capital that produce the same level of output. A curve that shows all the combinations of inputs, labor and capital that produce the same level of output. एक ऐसा कर्व जो शो करता है सारे के सारे वो कॉम्बिनेशन
इनपुट्स के दैट प्रोड्यूस, इनपुट्स के वो सारे कॉम्बिनेशन जो मिल करके सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। हर लेवल पे, हर पॉइंट पे इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। या तो आप 2 यूनिट लेबर ले लिया, 3 यूनिट कैपिटल ले लिया, या 3 यूनिट लेबर 2 यूनिट कैपिटल, आप जैसे भी करोगे अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाएगा ये आपको, ये कर्व अलग अलग कॉम्बिनेशन के अलग अलग यूनिट्स आप लेबर कैपिटल की यूज करके सेम लेवल ऑफ आउटपुट बना सकते हो। अजम्पशंस क्या होती हैं? सिर्फ 2 ही इनपुट्स है, लेबर और एक कैपिटल। परफेक्टली डिविजिबल इनपुट्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिविजिबल। अच्छा, उनको अलग अलग छोटे यूनिट्स में, यानी कि 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैपिटल है उसको भाई यूनिट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते, फुल अमाउंट दे दिया है मशीनरी को डिवाइड नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। जो भी इनपुट्स है वो परफेक्टली डिविजिबल है। इनपुट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब 1 यूनिट कैपिटल की जगह 2 यूनिट लेबर यूज की जा सकती है, मतलब सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का, कि कैपिटल की जगह लेबर यूज कर सकते हैं, लेबर की जगह कैपिटल, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्निक है जो प्रोडक्शन की वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर आता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS, स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व, चेंज इन के डिवाइडेड बाय चेंज इन एल, चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, वो स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व है। आइसोक्वेंट कर्व की स्लोप को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये निकलता है चेंज इन के डिवाइडेड बाय चेंज इन एल से। यहाँ आ जाइए, देखिए ये के है कैपिटल, ये लेबर है। अब इस आइसोक्वेंट कर्व पे हर पॉइंट पर इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट बनेगा। आप कैपिटल इतना यूज कर लो, लेबर इतना यूज कर लो, या कैपिटल इतना लेबर इतना, कैपिटल इतना लेबर इतना, फिर कैपिटल या लेबर ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला भी कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, सेम लेवल ऑफ आउटपुट्स, हर किसी से उतना ही आउटपुट मिलने वाला है हर कॉम्बिनेशन से। बस वो आपकी आपकी सहूलियत के लिए कि आपको कौन सा बेटर रहेगा, आपको कौन सा मिनिमम कॉस्ट पे मिल जाएगा, कि भाई इतना लेबर और इतना कैपिटल का यूज अगर हम करते हैं तो हमें बहुत कम कॉस्ट लगेगी, लेकिन हाँ प्रोडक्शन तो सेम ही मिल रहा है हमें, राइट। फिर आ जाते हैं आइसो कोस्ट लाइन पे। आइसोक्वेंट हो गया, आपने कोस्ट पढ़ लिया, रेवेन्यू पढ़ लिया, आइसो क्वेंट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं आइसो कोस्ट क्या होता है। बजट लाइन जैसे होता है ना, ऐसे ही आइसो कोस्ट होता है। जैसे आइसो क्वेंट था वो किससे रिलेट कर रहा था, आइसो क्वेंट कर्व इंडिफरेंस कर्व से रिलेट कर रहा था। तो आइसो कोस्ट लाइन किससे करेगी, बजट लाइन, या आप बोल सकते हो प्राइस लाइन से। लेकिन ये किस चीज की बजट लाइन, प्राइस लाइन है, ये है प्रोडक्शन की प्राइस लाइन। देखिए ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट प्राइस लाइन। प्राइस लाइन आइसो कोस्ट को प्राइस लाइन भी बोलते हैं। आउटले लाइन, आउटले का मतलब होता है खर्च, आउटले को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर लाइन भी है या आउटले लाइन भी है। इट शोज different combination of two factors a firm can purchase at a given price within given cost और given budget और given price के within, ये बताता है, आप different combinations दिखाते हैं आपको जो जो आप खरीद सकते हो। प्राइस दे रखा है फैक्टर्स का, इनपुट्स का प्राइस दे दिया और कॉस्ट दे दी कि इससे ज्यादा कॉस्ट आपकी जानी नहीं चाहिए इनपुट्स की, तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे देती है ये लाइन कि आप कितने इस बजट के विद इन, इस बजट दिए गए बजट में आप कितना कितना यूनिट कौन से आइटम का खरीद सकते हो। अलग अलग कॉम्बिनेशन कि अगर आप 2 यूनिट कैपिटल खरीदोगे तो आपको 3 यूनिट लेबर मिल जाएगा। अगर 2 यूनिट, अगर 4 यूनिट लेबर खरीद रहे हो तो भाई आपको 5 यूनिट कैपिटल मिल जाएगा। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बता देगा कि आपको अलग अलग कौन सा जॉब आपको बेस्ट लगता है, जो आपको सूटेबल है आपके प्रोडक्शन में। आप उस हिसाब से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चुन लो। आपके प्राइस जैसे आपके बजट से रिलेटेड नहीं दे देते हैं, आपका एक बजट है, आप इसके अंदर कोई भी, भैया आपके 100 रुपए है, 100 रुपए में जो भी खरीदना है खरीद लो। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन की 10 यूनिट इसका, 10 यूनिट इसका मिल जाएगा, 4 यूनिट इसका, 6 यूनिट इसका मिल जाएगा, इसका इतना, ये बजट जो बता देता है कि आप इतना इतना खरीद सकते हो। सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि आप लेबर कितना खरीद सकते हो, कैपिटल कितना खरीद सकते हो, आपका बजट दे दिया है, प्राइस दे रखा है, वो लाइन आपको बता देगी, आइसो कोस्ट लाइन आपको बता देगी कि आप कितना क्या क्या खरीद सकते हो। कंडीशंस होती हैं, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है आपको कि कम से कम लागत आए, आपको कम से कम लागत आए, ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करना है। कैसे करोगे, जहां पे भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल के इक्वल पड़ेगी, आप उस कॉम्बिनेशन को चूज करोगे। सेकेंड कंडीशन, फुलफिलमेंट ऑफ फर्स्ट कंडीशन एट हाईएस्ट पॉसिबल आइसोक्वेंट। ये वाली कंडीशन हाईएस्ट पॉसिबल आइसोक्वेंट पे फॉलो होनी चाहिए। हाईएस्ट पॉसिबल आइसोक्वेंट मतलब ये देखिए, ये वाला आइसोकोस्ट
जैसे इंडिफरेंस था वो का वही लॉजिक यहाँ लग रहा है, ये वाला आइसो कॉस्ट, राइट। इंडिफरेंस क्या बता रहा था, हाइयर आईसी मतलब हाइयर सेटिस्फेक्शन, सेम हाइयर आइसो कॉस्ट मतलब मोर यूनिट्स, राइट। अब लेबर मोर प्रोडक्शन, यहाँ पे जितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे उससे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ करेंगे ना, हाइयर आइसो कॉस्ट, हाइयर आइसोक्वेंट मतलब हाइयर प्रोडक्शन। और आप क्या प्रेफर करेंगे, हाइयर प्रोडक्शन प्रेफर करेंगे, भाई कम प्रोडक्शन क्यों करेगा, कोई भी प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा। तो ये वाली लाइन हाइयर आइसोक्वेंट को अगर टच कर रही है, जिस भी आइसोक्वेंट को टच करेगी, लेकिन हाइयर को, मिनिमम नहीं, नीचे वाला कोई नहीं, जितना हो सके उच्च से उच्च, लेकिन आइसो कोस्ट लाइन को टच करता हुआ उस कॉम्बिनेशन को चूज किया जाएगा, क्योंकि आपके बजट में है वो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो सबसे ऊपर है आपके बजट में, सबसे ज्यादा हाइयर आइसोक्वेंट कौन सा प्रेफर कर सकते हो आप, उस पे है, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, आप उसको यूज करोगे अपने बिजनेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में। और समझ लो अच्छे से, ये ठीक से नहीं बना। हम मान लीजिए आपकी बजट लाइन ये है, एक तो ये बन गया, एक ये आइसोक्वेंट, ये आइसोक्वेंट 1, आइसोक्वेंट 2, और ये आपकी आइसोकोस्ट लाइन है, आइसोकोस्ट लाइन। आइसोकोस्ट लाइन आइसोक्वेंट 2 को भी टच करती है, यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी, लेकिन आप क्या करोगे, ये आप इसको चूज नहीं करोगे, आप किसको चूज करोगे, आइसोकोस्ट क्वेंट 1 को चूज करोगे, आप यहाँ करोगे, आप यहाँ नहीं करोगे, आप यहाँ करोगे, क्योंकि हाइयर आइसोक्वेंट मतलब हाइयर प्रोडक्शन, और आपको चाहिए हाइयर प्रोडक्शन यहाँ पे, तो जहां पे लाइन टच कर रही होगी सबसे ऊपर वाले को, यहाँ पे एक और आइसोक्वेंट होता तो क्या आप यहाँ ले जाते प्रोडक्शन को, नहीं, क्योंकि आपका बजट इतना ही है। आपका बजट कौन दिखा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आपका बजट दिखा रही है, स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर आप जा नहीं सकते हो इधर, तो यहाँ तक बस इसी लाइन के अंदर ये वाला ही आइसोक्वेंट आपके पहुंच में है, तो इसी आइसोक्वेंट पे आप चूज कर लोगे कॉम्बिनेशन को, इसी आइसोक्वेंट से इनपुट्स खरीदोगे और फिर अपने प्रोडक्शन में लगाओगे, क्योंकि उससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मार्केट्स, और ये है मेरा फेवरेट, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप अच्छे से जानते हैं मार्केट्स। तो मार्केट में आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहां पे मैनी बायर्स है एंड सेलर्स है, जहां पे सेलर्स एंड बायर्स बहुत सारे हैं, है ना, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मैनी भी हटाओ यहाँ से, लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, मार्केट की परफेक्ट नॉलेज है, कस्टमर को भी पता है कि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स बेचने वाले हैं, अगर ये मुझसे 2 पैसे ज्यादा भी चार्ज करेगा तो मैं कहीं और से ले लूंगा, तो परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सब एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर शुगर इंडस्ट्री है तो सब शुगर ही बना रहे हैं, अगर सोल्ट है तो सब सोल्ट ही बना रहे हैं, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, दिखने में लुक शेप साइज सब एक जैसा ही है, सबके पास एक ही जैसी चीनी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई मेरी वाली चीनी ज्यादा मीठी है, उसकी चीनी कम मीठी है, मेरे से खरीद लो, नहीं, सबके पास सेम ही चीनी है ना, सेम ही टेस्ट देगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ से खरीदो कहीं और से खरीदो। नो एंट्री बैरियर्स, बैरियर्स नहीं है, कोई भी मार्केट में आ सकता है, जा सकता है, मैं मार्केट में आ जा सकता है, मतलब कस्टमर वाले बैरियर की बात नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर वाले, मार्केट में सेलर वाले बैरियर की बात हो रही है, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी आकर सेलर बन जाएगा, सामान बेचना स्टार्ट कर देगा, कोई बैरियर नहीं है। कल को आपका मन करता है आप परचून की दुकान खोलकर चीनी बेचना शुरू कर दो, अगर आपका मन है कि मैं मील खोल लूँ चीनी की, तो आप वो भी खोल सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, कोई बैरियर्स नहीं है इधर। परफेक्ट मोबिलिटी फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स है, इनपुट्स वगैरह है, उनको परफेक्ट मोबिलिटी है, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये क्वेश्चन बनता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है लॉन्ग रन में हमेशा, क्योंकि मान लीजिए कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लिया फर्म ने, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो क्या है, फ्री एंट्री है, कोई भी आके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है लोगों को, अरे एकदम से इतना भाव बढ़ गया है, तो हम तो ये बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें भी प्रॉफिट अर्न करना है और इस बिजनेस में तो बहुत फायदा है, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब क्या होगा, वो प्रॉफिट सब में डिवाइड हो जाएगा,
है ना, वो प्रॉफिट सब में डिवाइड हो जाएगा। बेचने वाले बहुत ज्यादा हो गए, मतलब सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई ना। पहले क्या थी, बेचने वाले लोग कम थे, डिमांड ज्यादा की हो रही थी, इसीलिए भाव बढ़े हुए थे, इसीलिए तो प्राइस बढ़ गया था चीनी का। अब बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा आ गए, बहुत लोगों ने खोल लिया। अब क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ते ही क्या होगा, जब सामान बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है तो उसकी कीमतें गिर जाती है, दाम गिर जाएगा तो प्रॉफिट भी गिर जाएगा। प्रॉफिट गिर कर क्या बन जाएगा, दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। फ्री एंट्री है, जब प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा बिजनेस तो और लोग आ जाएंगे बिजनेस करने, तो प्रॉफिट दोबारा से नॉर्मल पे पहुंच जाएगा, फिर से नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए लॉस है, लॉस अर्न हो रहा है, लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो क्या होगा, फ्री एग्जिट है, कोई कभी भी छोड़कर जा सकता है, एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी फ्री है। तो कुछ लोग छोड़कर चले जाएंगे, किसी और बिजनेस में शिफ्ट कर जाएंगे कि इस बिजनेस में कोई फायदा नहीं है, लॉस हो रहा है। जब लोग छोड़कर जाएंगे तो क्या होगा, सप्लाई फिर से कम हो जाएगी, सप्लाई साइड कम हो जाएगी ना। बिजनेस में से कुछ लोग छोड़कर चले गए, अब सप्लाई करने वाले लोग कम रह गए, सप्लाई कम हो गई तो डिमांड के इक्वल आ जाएगी सप्लाई, और फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा। शॉर्ट रन में हो सकता है सुपर नॉर्मल कमा ले या लॉस हो जाए उसको, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट ही रहेगा लॉन्ग रन में, क्योंकि लोग एंट्री और एग्जिट फ्री है तो लोग आएंगे और चले जाएंगे, ऐसा होता रहेगा। फिर फर्म्स आर प्राइस टेकर, फर्म्स है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है। जो डिसाइड हो गया वही प्राइस अब मानेंगे, ऐसा नहीं है 30 रुपए की चीनी है और उसके ऊपर आपकी मर्जी है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अनलिमिटेड, कितना भी बेच लो 30 रुपए पे, कोई मना नहीं कर रहा है। 30 रुपए प्राइस डिसाइड हो गया, कितना भी बेच लो। अगर आपने 32 रुपए कर दिया, यहाँ बढ़ा दिया, तो आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज है, वो क्या करेगा, आपको छोड़कर कहीं और से खरीद लेगा, वो आपको छोड़कर कहीं और से खरीद लेगा। क्यों लेगा आपसे, अगर आपने सोचा कि चलो क्यों नहीं मैं अपना प्राइस 30 रुपए से 28 रुपए कर दूं, आपने प्राइस अगर थोड़ा सा भी कम किया तो मार्केट इतना बड़ा है ना, वो सारी जो डिमांड आपके पास चलकर आ जाएगी ना, सारे कस्टमर्स आपके पास आ जाएंगे कि 2 रुपए सस्ता मिल रहा है इधर, 28 रुपए में चीनी मिल रही है, इधर से खरीदेंगे। तो इतना बड़ा मार्केट है, एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल फर्म प्राइस को अफेक्ट कर नहीं सकती, क्योंकि इतनी सारे डिमांड को एक सिंगल फर्म कैसे पूरा करेगी। 28 रुपए चीनी बेच करके पूरे मार्केट की डिमांड आप कैसे पूरे करोगे, अगर सारी भीड़ आपके पास आ जाएगी, आपको दोबारा से 30 रुपए पे जाना पड़ेगा, आपको दोबारा से 30 रुपए पे ही बेचनी पड़ेगी। तो फर्म्स है वो प्राइस टेकर होती हैं, वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। जो प्राइस डिसाइड हो चुका है, मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड कर दिया है, वही प्राइस सबको फॉलो करना पड़ता है। फर्म्स प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर वो 30 रुपए से बढ़ाएंगे तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में, वो छोड़कर कहीं और से खरीद लेगा। अगर वो प्राइस घटाकर सोचे, कोई एक फर्म ये सोचे कि मैं प्राइस घटा देती हूँ और सारी डिमांड को मैं बेचना शुरू कर देती हूँ सब लोगों को, तो मेरी सेल्स बढ़ जाएंगे, तो ठीक है। पहली बात तो ये बेवकूफी है, जब सामान 30 पर बिक रहा है तो 28 पर आप बेच ही क्यों रहे हो, ये तो बेवकूफी है। चलो फिर भी आपने बेच लिया 28 पर, 28 पर बेचोगे तो जैसे ही आपने 28 पे किया ना, तो जितनी डिमांड है मार्केट की सारी आपके पास आ जाएगी, भाई 2 रुपए कम भी मिल रही है उधर, लोग आपके पास चलकर आएंगे और आप सबकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। एक सिंगल फर्म इतनी बड़े मार्केट की डिमांड कभी पूरी नहीं कर सकती, परेशान होकर उसे फिर से 30 पर आना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी सिंगल फर्म किसी भी मार्केट की प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती अपने डिसीजन से, इसीलिए ये हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब आ जाइए मोनोपोली। मोनोपोली मतलब वन सेलर, सिंगल सेलर है, अपनी मन मर्जी चलाता है, जो मन करता है उतना प्राइस चार्ज करेगा, जो मन करेगा उसको सामान बेचेगा, नहीं मन करेगा तो आपको सामान नहीं भी देगा। तो एक ही सेलर है, उसी की मर्जी चलती है। तो मोनोपोली का मतलब है, मोनो का मतलब ही है सिंगल सेलर, एक आदमी का अधिकार। बैरियर्स और एंट्री, हर कोई इस बिजनेस में नहीं आ सकता, वरना मोनोपोली खत्म हो जाएगी ना। या तो ज्योग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं, भाई रिमोट एरिया, उस गांव में एक ही परचून की दुकान है, कोई पहुंचता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से वही आदमी है जो खरीद कर लाता है शहर से और वही बेच रहा है, तो सबको उसी से खरीदना पड़ रहा है, वो जितने पैसे में बेचे। या फिर लाइसेंस हो सकता है, किसी ने लाइसेंस ले लिया,